तो आज फिर से मार्केट के पास एक मौका तो हो सकता है कि वो अपने लॉसेस को रोके, लेकिन देखते हैं आज फिर से क्या करता है, क्योंकि फिर से 50 पॉइंट ऊपर आपको आज गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। कल भी 60 पॉइंट ऊपर था गिफ्ट निफ्टी, लेकिन इस गिफ्ट निफ्टी से भी अब ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो 50-60 पॉइंट दिखाता है पहली बार तो उतना खोलता नहीं, और खोलने के बाद फिर सेलिंग भी आती है। लेकिन आज फिर से एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट के पास। थोड़ा कल की गिरावट के बाद वो थोड़ा सेटल डाउन भी हुआ है, तो आज समझेंगे कि इस पे हमको क्या करना चाहिए इंडाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बैंक निफ्टी, क्योंकि आज जो है मंगलवार, आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी और फिर निफ्टी की। ये 3 दिन बड़े क्रूशियल रहने जा रहे हैं इंडाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन खैर हम सभी एंगल्स आपके सामने रखेंगे। अभी MSCI वाली खबर आपको मनीष जी बता रहे थे, सरकारी कंपनीज में जोरदार पिटाई हुई है कल। उन सारी सरकारी कंपनीज में आज क्या करना चाहिए, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कंपनीज के सवाल हम आपके बिहाफ से आज एक्सपर्ट से पूछें। मैं और मनीष जी अगले 2.5 घंटे आपके साथ बने रहेंगे, मेहमानों को अपने साथ जोड़ लेंगे, समझेंगे कि इस समय क्या करना चाहिए। पहले 4 अहम जो ट्रिगर्स हैं उसको हमने विंडो में डाल दिया है, आप भी एक बार नोटिस कर लीजिएगा। ज़्यादातर एशिया बाज़ारों में तो छुट्टी चल रही है, चीन के बाज़ार तो 1 हफ्ते के लिए बंद होते हैं, हमें तो याद भी नहीं कि हमारा बाज़ार कब बंद होता है। खैर अब वहाँ पे छुट्टी चल रही है, लेकिन जो भी बाज़ार खुले वहाँ से पॉजिटिव संकेत है, और इस समय आपको गिफ्ट निफ्टी 21,730 के आसपास दिख रहा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी हमारे पास 21,500 का एक स्टॉप लॉस बचा हुआ है। दूसरा पॉइंट है कोल इंडिया, आशियाना, BLS इंटरनेशनल के अच्छे नंबर्स आए हैं। ये नंबर्स अपने बिल्कुल लास्ट चरण में हैं। 15 तारीख के बाद नंबर्स आना खत्म हो जाएंगे, 15 फेब तक नंबर होंगे, इसलिए आप देख पा रहे होंगे नंबर्स की झड़ी लगी हुई है। दूसरा MSCI इंडेक्स में PNB, NMDC, यूनियन बैंक की एंट्री हुई है, भेल भी इसके अंदर एंट्री है। इसमें से आप देख रहे हैं तीनों की तीनों सरकारी कंपनीज हैं, इसलिए मैंने कहा कि सरकारी कंपनीज पे आज थोड़ा और आपको फोकस करना चाहिए। एक और पॉइंट, आयशर, हिंडाल्को, बॉश और नाल्को के नतीजे आज आ जाएंगे। सीमेंस के नंबर्स भी आज ही हैं, तो इस पे भी हम आपके सामने एक व्यू पॉइंट रखेंगे। कल हमने आयशर का और हिंडाल्को का एक प्रीव्यू भी आपके सामने रखा था। हिंडाल्को के नंबर ठीक आ रहे हैं, आयशर के नंबर्स भी ठीक आ रहे हैं, अभी तक का ये अनुमान है। तो ये कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जो हमने आपके लिए रखे हैं। अब चलते हैं मनीष जी के पास और जरा ग्लोबल मार्केट्स वगैरह चेक करवा लेते हैं। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी सीधे तौर पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जैसा कि आपने कहा भी कि गिफ्ट निफ्टी जैसा खोलता है दिखता है, वैसा बदलता हुआ नहीं दिखता। कल के ट्रेड में तो यही कमोवेश होता हुआ दिखा था। और लगातार आज दिन भर हम चर्चा करेंगे सरकारी कंपनियों के शेयरों के बारे में कि क्या पार्टी ओवर हो चुके। एक बड़ी तेजी के बाद हमने देखा कि मुनाफा वसूली पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, तो लगातार इस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगी विश्वमोहन के पास। विश्वमोहन, ग्लोबल संकेत मिले जुले ही देखने को मिले हैं। डाउ जोन्स में हमने देखा रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है, हालांकि बाकी जो इंडेक्स है नैस्डैक, S&P 500, वहाँ थोड़ा दबाव देखने को मिला है। दबाव या स्थिरता भी कह सकते हैं। एशियाई बाजारों में अगर देखें तो 2% की तेजी निक्के में है, 34 साल की नई ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। कॉस्पी कल की छुट्टी के बाद आज खुला है, वहां पर तेजी दिख रही है। बाकी बाजार भी एशियाई बाजार मजबूत है। चीन का बाजार पूरे हफ्ते के लिए बंद है और हांगकांग का बाजार आज बंद है, कल इसमें शुरुआत होगी। अमेरिकी बाजारों की बात करें, डॉ जोन्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है। नैस्डैक हल्की मुनाफा वसूली यहां पे देखी कई दिनों की तेजी के बाद। S&P 500 में मामूली गिरावट, लेकिन अभी भी 5000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर S&P 500 बना हुआ है। कौन से बड़े संकेत थे, तो यहाँ पर जो नतीजे अब तक जो आए हैं उसमें से 70% नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर है, अनुमान के मुताबिक रहे हैं, वो बाजार को पसंद आ रहा है। आज भी वहाँ पर कई सारे नतीजे हैं जिसमें कोका कोला के नतीजे आने वाले हैं, मैरियट इंटरनेशनल के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन बाजार सबसे ज़्यादा जिस पर नज़र है वो है आज US CPI नंबर, रिटेल महंगाई के जो नंबर आएंगे उस पर बाजार की नजर रहेगी। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.2% बढ़ोतरी का अनुमान है, वहीं सालाना आधार पर 2.9% बढ़ोतरी का अनुमान है। यानी जो फेड का जो टारगेट 2% का है उसके बेहद करीब और धीरे धीरे आता जा रहा है। ये अच्छे संकेत यहां पे मिल रहे हैं। देखते हैं किस तरह के नंबर रहेंगे आगे। फिर होलसेल महंगाई, PPI के नंबर आएंगे, रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे, लेकिन सबसे अहम आंकड़ा जो इस हफ्ते का है वो आज US CPI नंबर रहेगा। अन्य संकेतों की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी 2 साल से ज्यादा के बाद वापस से 50,000 के लेवल के ऊपर जा चुका है। तो एक ऐसा संकेत है जिससे लगता है कि एक दूसरे एसेट क्लास में भी पैसा मूव कर रहा है। कच्चा तेल
पिछले हफ्ते 6% की तेजी के बाद जो लेवल था उसी लेवल के पास स्थिर है, $82 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में स्थिरता है, और अगर बाकी डॉलर इंडेक्स में और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में देखें तो यहां पर हल्की मजबूती दिख रही है। ओवरऑल संकेत एशियाई बाजारों को देखें, यूएस मार्केट को देखें तो काफी अच्छे आज भी दिख रहे हैं, क्योंकि भले ही हल्की नरमी एसएनपी और नैस्डैक में दिखी हो, लेकिन वहां पर स्थिरता है। डॉ नया रिकॉर्ड बनाया है, निक्केई 34 साल की नई ऊंचाई पे है। उम्मीद करते हैं आज भी बेहतर ट्रेडिंग डे हो, कल की कमजोरी के बाद आज अच्छी रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, आपके मुंह में घिस कर सीधे तौर पे विश्वमोहन की उम्मीद करते हैं कि आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिले। डिम्पी भी यही बोल रहा है। हालांकि कल डिम्पी ने कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी कि 21 से 800 के आसपास नहीं टिकता है तो फिर निफ्टी यहाँ से संभलने की संभावना कम है। वैसे डिम्पी, जिस तरीके से चीन और हांगकांग के बाजार बंद होते हैं ना, भारतीय बाजारों में थोड़ी वैसे ही छुट्टियाँ होनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ तो छुट्टियाँ होती ही नहीं है। नहीं होनी चाहिए मनीष जी। मैं तो स्टार्टिंग में ये बोल रहा था कि हमको तो याद भी नहीं है कि छुट्टी कब हुई है हमारी, और आजकल तो आप थोड़ा और सख्त हो गए। छुट्टी जो थोड़ी बहुत मिल भी जाती थी बीच में, वो भी अब कैंसिल हो जाती है। चलिए, कोई बात नहीं, चूंकि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है ना, बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बढ़ गया और लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं, और ये हमारे तमाम जो आंकड़े वो बता रहे हैं कि हाँ भाई, डिम्पी जब बोलते हैं तो सुनते समझते लोग हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। 60 और 120 सेकंड में हर चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को ये क्लियर हो कि किस मुद्दे पे बात हुई और क्या बात हुई है। शुरुआत बड़े निवेशकों के साथ ही करते हैं। उन्होंने क्या किया? FISDIs मूड को सुधार रहे हैं या मूड बिगाड़ रहे हैं बाजार के? देखिए, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कल की उनकी लॉन्ग पोजीशंस 34 की 34% थी। ना ही रिटेल ने कोई बदलाव किया, ना ही फिर DIs ने कोई बदलाव किया। तो कल फिर बदलाव हुआ कैसे? ये 900-800 पॉइंट कैसे टूट गया बैंक निफ्टी? वो इसलिए टूटा क्योंकि कल वो लो वॉल्यूम के साथ टूट रहा था। हल्की सी पोजीशंस इधर उधर हुई हैं। अगर आप ये पोजीशंस देखेंगे ना टोटल की, तो टोटल में कोई बदलाव नहीं हुआ। और मैंने कई बार मनीष जी आपको बताया है कि 15 और 70 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल जोन है। 15-20 के आसपास आके आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो जाते हैं, आपकी बाइंग आती है। 70 के आसपास आके आप ओवरबॉट हो जाते हैं, आपके पास सेलिंग आ जाती है। अभी आप मिडल में हो, और ये ना सब कुछ नोट कर रहे हैं FIs। ऐसा नहीं है कि ये खाली बैठे हुए हैं, इनको भी माल लेना है, लेकिन ये वैल्यूएशन को चेस कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम लगती है ऊपर के लेवल पे आने में, इसलिए रेजिस्टेंस पक्के हैं, इसलिए इनका फ्यूल नहीं अभी मार्केट के अंदर आ रहा। थोड़ा समय हमको और देना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि FIs अभी भी 1 से 2 दिन अभी ऐसे ही रखेंगे अपने आप में, कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं करेंगे। और अगर आज होता भी है तो शायद वो बैंक निफ्टी की तरफ थोड़ा अपना रुझान पॉजिटिव कर सकते हैं। मैं ये स्टार्टिंग में ही आपको बात बता रहा हूँ। तो इसलिए FIs 34%, रिटेल करीब 58% है, और DIs की होल्डिंग करीब 41% अराउंड है। वो जस्ट की तरफ से, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और अगर कल FIs के नंबर भी देख लेंगे ना, तो सारे नंबर बहुत छोटे हैं। छोटा मोटा ऑप्शंस के अंदर उन्होंने सेलिंग की है, अदरवाइज सारे नंबर बहुत ही छोटे हैं। तो सीधे तौर पे FIs कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो देख रहे हैं कहाँ मौका मिलता है, उसके हिसाब से करेंगे। और डिम्पी यही कह सकता है कि FIs कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिएगा तो बाजार में हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी और रैली देखने को मिले या संभलता हुआ दिखे मामला यहाँ से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार थोड़ा दबाव देखने को मिला है। अब डिम्पी आते हैं निफ्टी के तौर पर। सीधा सवाल, निफ्टी में जिनके पास तेजी के पोजिशन है वो क्या करें, और जिनको नए सौदे खड़े करने हैं तेजी के, वो क्या करें? देखिए, निफ्टी की कल जब गिरावट हुई है तो मनीष जी, उससे पहले हमने आपको 2 स्टॉप लॉसेस में आपके ट्रेड को बंटवा दिया था। पहला 21,800 स्विंग वालों के लिए, और जिनके लिए पक्के वाला स्टॉप लॉस या सीरीज का स्टॉप लॉस का लगवाया था वो 21,500 लगवाया था। अभी हम उससे करीब 100 पॉइंट ऊपर हैं, लेकिन 800 से करीब 200 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। तो कहने का मेरे मतलब है कि आप मिडल में हो आज। अगर मैं ये बात मान के भी चलूँ कि हाँ, आपका गिफ्ट निफ्टी आज ऊपर दिखा रहा है, अगर मैं उसको क्लब इन भी कर दूं तो मेरे हिसाब से 21,500 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करना चाहिए आपको। अभी आप बने रहे। मार्केट की कल की गिरावट के बाद थोड़ा हम ओवरसोल्ड वाली कैटेगरी में जा रहे हैं। अभी निफ्टी नहीं गया है, बैंक निफ्टी जा चुका है, ये नहीं गया है अभी। तो आपको क्या करना है कि हल्की सी पोजीशंस लेनी है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 10 लॉट लेना चाहता हूँ, 2 लॉट लूंगा मैं, और 2 या 3 लॉट लूंगा। वैसे भी आपको कह चुका, अपने टोटल पोर्टफोलियो का 20% इंडेक्स में रखो, आप 40% शेयर्स के लिए रखो, 40% कैश में छोड़ दो, जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे प्लस करना आप। ठीक, तो आप एक काम करो, 21,500 का लगाओ स्टॉप लॉस, 21,800 अपना पहला टारगेट रखो, 22,000 हम दूसरा टारगेट रखेंगे। हाई कन्विक्शन तब आएगा जब मैं 21,800 के ऊपर आके थोड़ी शॉर्ट कवरिंग को फील करूंगा।
21,800 तक मैं डर डर के सहम के चलूंगा और मैं हर 100 पॉइंट पे अपने प्रॉफिट बुक करूंगा। ध्यान इस चीज का भी रखूंगा, अगर मेरा 21,500 टूट गया तो अपना स्टॉप लॉस मैं कटवाऊंगा और बाहर चला जाऊंगा। ये पुराने लोगों के लिए भी है, ये नए वाले लोगों के लिए भी है। दोनों के लिए स्टॉप लॉस सेम है, दोनों के लिए टारगेट सेम है, दोनों के लिए रणनीति सेम है। पर लगे हाथ, मैं भी 30 सेकंड बचा, मैं जोड़ देता हूं उसमें फटाफट। इसमें 21,500 डिम्पी की तरफ से कहना है कि आपके पास स्टॉप लॉस के तौर पर रखिए इसको मजबूत स्टॉप लॉस। कल हमने देखा था 21,574 का लो बनता हुआ देखा है, 21,800 पहला टारगेट होगा और 21,800 के ऊपर जाता है तब ही बड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। कल भी हमने देखा था जब डिम्पी ने कहा था खुलने के बाद 21,800 पे टिकता है, थोड़ी देर ट्रेड करता है, तब आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए, वरना दूर रहिए। कल वही हमने देखा, नहीं टिका 21,800 और उसके नीचे जाता हुआ दिखा, गिरावट देखने को मिली। चलिए 120 सेकंड पूरा हो चुका है। अब डिम्पी, जिनको निफ्टी में तेजी के मंदी के सौदे बनाने हैं या जिन्होंने बनाए हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जिनके पास भी मंदी के सौदे हैं उनके लिए ठीक का दिन था। हालांकि हमने फिर भी ये बात बोली थी कि आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, करना तो आप 22,000 के ऊपर करना, लेकिन कल तो 21,800 ही नहीं खुला ढंग से और वही नहीं टिका। तो अगर शॉर्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज एक्सपेरिमेंट मत करना शॉर्ट का, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट थोड़ा सा नीचे आया हुआ और इसने अपनी वैल्यूएशंस को ठीक कर लिया। दूसरी बात, अगर आपको शॉर्ट करना ही है तो आप कोशिश करना थोड़ा ऊपर जाके शॉर्ट करो। ऊपर जाने का मतलब कहां पे, कि आप कोशिश करो 21,000 22,000 के आसपास आके शॉर्ट करो। और अगर आपने शॉर्ट कर रखा है, कल आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई और आपने कर दिया शॉर्ट किसी की बात माने बिना भी, तो आपके पास पैसे आए हुए हैं, 21,800 का स्टॉप लॉस डाल दो आप, ताकि आपके पैसे आपकी जेब से ना जाएं। जो M2M गेन है वो सिर्फ M2M गेन और M2M लॉस में कन्वर्ट ना हो, तो आपका 0-0 हो जाए बैलेंस। तो 21,800 का स्टॉप लॉस डाल दो जिन्होंने कल शॉर्ट किया है। नए शॉर्ट के लिए मैं आज खुल्लम खुल्ला आपको बोल रहा हूं, मैं मना कर रहा हूं आपसे। अगर शॉर्ट करेंगे भी तो हम 22,000 के लेवल पे आके करेंगे। मेरा वहां पे कंफर्ट ज़्यादा आता है शॉर्ट करने का, इसलिए मैं इन दोनों पॉइंट्स के साथ मैं अपने क्लियर विजन रख रहा हूं कि मेरे को लॉन्ग करना है, मैं 21,500 के स्टॉप लॉस के साथ करूंगा। सिर्फ 2 लॉट या 3 लॉट के साथ काम करूंगा। अगर 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है तो 21,800 मेरा पहला टारगेट होगा, 22,000 मेरा दूसरा टारगेट होगा। शॉर्ट करना चाहते हैं तो मैंने अगर शॉर्ट कर रखा है पहले से ही तो मैं 21,800 का स्टॉप लॉस लगा लूंगा। शॉर्ट करने का नया रास्ता मैं 22,000 के आसपास खोलूंगा। इन दोनों ही कंडीशन में मेरा जो लक्ष्य हो जाएगा वो 21,500 का होगा। इससे ज़्यादा डीप करेक्शन अभी मेरे को लगती नहीं है, ना ही डाटा में दिख रही है, ना ही अभी सिस्टम में दिख रही है। तो ये आपके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने दोनों के लिए वापस से रिपीट कर दिया मनीष। पे तो किसी ने बिकवाली की है तो 21,500 का लक्ष्य होगा, 21,800 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। अब नई बिकवाली करनी हो तो 22,000 के ऊपर ही आपको करनी है। नई बिकवाली करने से आपको बचना है और ट्रेड जो भी करना है, तेजी या मंदी का, 2 या 3 लॉट के साथ ही करिए आप इस बाजार में। आते हैं बैंक निफ्टी के लिए। कल का कह सकते हैं ना कि एक तरह से विलन बैंक निफ्टी साबित हुआ, उसने ही मूड ज़्यादा खराब किया। जिन लोगों के तेजी के पोजीशन खड़े हैं अभी भी बैंक निफ्टी में, हालांकि स्टॉप लॉस सारे ट्रिगर हो गया, आपने जो भी स्टॉप लॉस दिए तो सारे ट्रिगर हुए। 45,500 टूटा, 45,300 टूटा, फिर 45,000 भी टूट गया। तो आपने तो 45,500 का स्टॉप लॉस लगाने की बात की थी, उसके बाद 300 भी कहा था कि स्ट्रिक्ट लगाइए, एकदम निकल जाइए चाहे जो भी हो जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिद में कि नहीं काटते हैं। तो जिनके पास तेजी की पोजीशन है वो क्या करें बैंक निफ्टी में, और जिनको नया बनाना है वो क्या करें? देखिए, आपने टाइमर लगा रखा और मैं थोड़ा टाइमर के स्पीड से भी पहले आपको जल्दी बता रहा हूं, तो मेरे पास थोड़ा समय है आज। मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं। आप ना निर्दयी हो जाइए मार्केट के अंदर। एक वर्ड मैं इस्तेमाल करता हूं, निर्दयी। आप इसको लिख लीजिए अपनी दीवारों पे कि मैं मार्केट को लेकर निर्दयी रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप भावनाओं से कहीं भी टिके रहेंगे ना तो एक सौदा आपके पूरे महीने की कमाई लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी इस तरह से वॉलेटाइल हुआ है कि 500-600 पॉइंट तो देख भी नहीं रहा, 800 पॉइंट टूटता है, 650 पॉइंट की रिकवरी करता है, फिर कल 550-700 पॉइंट लेके चला जाता है। तो आपको थोड़ा निर्दयी होना होगा। पहला पॉइंट तो ये आपको काम करना है। दूसरा, बैंक निफ्टी में आज खरीदारी करनी चाहिए शुरुआत में। मैं उसके 2 वजह बता सकता हूं। पहला वजह है, एक तो इसका ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई खड़ा हुआ है, 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े हैं। मैं कई बार मनीष जी आपको बोल चुका हूं और आप सुन सुन के थोड़ा पक भी गए होंगे कि बैंक निफ्टी को आदत नहीं है 2 लाख शेयरों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करने की। ये इसके लिए नया एक्सपीरियंस है। मार्केट को सिर्फ 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट को झेलने की आदत है, ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए 700, 800 पॉइंट ऊपर नीचे कर देता है एक ही दिन में। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स अब 13-14 का नहीं रहा, इंडिया विक्स अब 16 का हो चुका है। ये 16 का विक्स आपको शांति से बैठने नहीं देगा।
पहले आप जो चले जाते थे 2 घंटे के लिए घूम के आ जाते थे, बाजार वहीं का वहीं रहता था। अब ऐसा नहीं होगा बॉस, आप 2 घंटे घूमने के लिए जाएंगे, हो सकता है बाजी पलट जाए पीछे से। और कल भी कुछ ऐसे ही हुआ, 45,500, 300 और 45,000 को तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लिया मार्केट ने, वो एक ही झटके में साफ कर दिया। तो पहला पॉइंट मैं बताऊंगा, 21,000 45,000 के ऊपर आपको खरीदारी करनी है, 44,800 का स्टॉप लॉस लगाना है, 45,500 का आपका टारगेट होगा। आई रिपीट, 44,800 का आपका स्टॉप लॉस लगेगा, 45,000 के ऊपर खरीदना, जब तक 45,000 ओपनिंग में ना दिखे मत लेना। 45,500 आपका आज का टारगेट होगा। ये एक सीधी सीधा विजन है। 10 में से 3 लॉट लूंगा मैं बैंक निफ्टी के, मैं और काम नहीं करूंगा। तो सीधे तौर पे किसी को अगर तेजी की पोजीशन बनानी है या है तो 44,800 का ध्यान रखें, 44,882 पे बंद हुआ है। केवल 82 पॉइंटों का जो है डिम्पी ने स्टॉप लॉस दिया, लगाइए। 45,000 के ऊपर ही आने पर खरीदारी कीजिए, फिर 45,500 का लक्ष्य रखिए। इसके पहले भी हमने देखा था एक बार कि डिम्पी ने ऐसे ही रेंज बताए थे। सुबह खुला बाजार 44,800 के पास थोड़ी देर स्टेबल किया, उसके बाद 45,000 के ऊपर आया। हमने चर्चा की थी, मुझे जहाँ तक याद है, कि अब क्या करना चाहिए। कुछ झटकों में 45,000 के ऊपर टीका, कुछ झटकों में 45,200, 45,300, फिर 45,500 तक भी जाता हुआ दिखा। डिम्पी शायद आपको याद होगा जब हम टिक बाई टिक चर्चा कर रहे थे, करीब 9:20, 9:30 के आसपास केवल 10-15 मिनट में ही सब कुछ होता हुआ दिखा था। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। जिन लोगों ने बिकवाली की या जिन लोगों के बिकवाली के सौदे खड़े हैं वो क्या करें, उनकी तो पार्टी अच्छी हुई। और जिनको नई बिकवाली करनी है वो क्या करें। नए वालों के लिए तो मैं सीधी सीधी एक ही लाइन बोल देता हूं कि नए वालों को अभी बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। उसकी मैं 2 बड़ी वजह बता सकता हूं। पहली वजह यह है कि पीसीआर इसका करेक्ट होके काफ़ी है, ओवरसोल्ड की कैटेगरी में चला गया। मैं कोई भी बात कोल कल्पित नहीं हो रहा हूं, सारे का सारा डाटा ड्रिवन होता है और मैं अपनी तरफ से एक भी पॉइंट नहीं जोड़ता। पहला पॉइंट, 0.58 का इसका पीसीआर आ चुका है, 0.50 पे हम इसको ओवरसोल्ड मान लेते हैं, यानी कि इसके नीचे बैंक निफ्टी को धकेलना मुश्किल होता है, तो बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है। दूसरा पॉइंट, 44,800 एक बार पहले भी यहीं पे आके रुक के ऊपर आया हुआ है, तो एक सपोर्ट एरिया है। ये पिछली बार भी पैनिक सपोर्ट एरिया है, तो जब जब पैनिक सपोर्ट एरिया पे आता है वहां पे नए शॉट्स खोलने से बचना चाहिए, क्योंकि पैनिक सपोर्ट आपको ऊपर धकेल सकता है वापस से। दूसरा, इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा खड़ा हुआ है, 2 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, इसलिए अगर कवरिंग पे आए ना तो बहुत स्पीड से कवरिंग कराएगा और ट्रस्ट में आपको 1000 पॉइंट देखने भी नहीं देगा अगर ये चलने पे आ गया तो। इसको 3-4 बैंक्स का साथ चाहिए, फर्स्ट HDFC का, दूसरा ICICI का, तीसरा कोटक का और चौथा मैं SBI का भी बोलूंगा कि अगर ये 4 बैंक इसके साथ में खड़े हो जाते हैं आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैंक निफ्टी 100% चलेगा। दूसरा पॉइंट, अब आपको जो शॉर्ट कर रखा है, जिन्होंने भी शॉर्ट की हुई है, पहली बात तो शॉर्ट करना ही नहीं चाहिए, आज तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी को, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा खराब है। लेकिन अगर आप फिर भी आप करना है, आपने मान रखा है कि मैं शॉर्ट से पैसे कमाऊंगा, मेरे को ज्यादा फिट बैठता है, तो आप कोशिश करो 45,800 की वेट करो। एक बार 45,800 आ जाएगा ना, फिर आप वहां पे फिर शॉर्ट करना, तो कि ये पीसीआर जो भी आप 0.58 का देख रहे हैं ना, ये फिर महंगा हो जाएगा। तो 45,800 के आसपास आके आपको शॉर्ट करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और इन बोथ द कंडीशन, अगर आप इसमें कोई भी कामकाज कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 40,000 का लगाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको शॉर्ट आज नहीं करना है, शॉर्ट अगर करना है तो 45,800 पे करना चाहिए, आपका रिस्क वहां पे ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट, आपका 46,000 का तब स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ये क्लियर रिवीजन हमने शॉर्ट वालों के लिए भी बता दिया। 46,000 का स्टॉप लॉस रखना है डिम्पी ना, 46,800 नहीं ना, 46,000 का स्टॉप लॉस ना बताना। हाँ नहीं 46,800 वो गलत लिखा हुआ है, 46,800 तो इसको बहुत ठीक पीछे कीजिए सर, हिमांशु, 46,800 तक तो हम पूरा कैप्चर कर जाएंगे सब कुछ। बस आप दे ही नहीं सकते हैं, जितना मैं आपको जानता हूँ ना, आप तो खुल्लम खुल्ला एकदम एक रेंज बताते हो, उसके हिसाब से ही ये डिफेंसिव तो आप प्ले ही नहीं करते, एग्रेसिव प्ले करते हैं, और इसलिए जो आप कहते हैं कि आप ज़्यादा दबाव बना देते हैं ऊपर। तो 45,800 के आसपास बिकवाली करने के खिलाफ वैसे बिकवाली नहीं कीजिए, क्योंकि पीसीआर ओवरसोल्ड जोन में यहाँ से एक मजबूत बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और उस हालात में आपको 46,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, निफ्टी बैंक निफ्टी इस सब की चर्चा हो गई। अब एक शेयर बता दीजिए, कौन सा ऐसा शेयर है जिसपे आज डिम्पी की नज़र है, जहां पे हमारे दर्शकों की भी नज़र होनी चाहिए। देखिए मनीष जी, कल भी हमने आपको सीमेंट कंपनीज बताया था, आपने सीमेंट कंपनीज के अंदर जम के कल ट्रेड देखा। बकायदा स्टार सीमेंट तो 9% बंद हुआ ऊपर जाके, जबकि सारे के सारा बाजार पूरी तरह से खराब था। एसीसी भी कल हरे निशान में बंद हुआ और इसने हमारा इमीडिएट टारगेट को भी अचीव किया था। कल सोनी पटनायक ने भी इसके बारे में जानकारी आपको दी थी। आज मैं बोलूंगा वोल्टास पे ध्यान रखें आप।
वोल्टास ये ना जाने इसके अंदर क्या है कि ये सर्दियों में चलने वाला शेयर है और इस सर्दियों के बिल्कुल लास्ट लेग है, ये भी अपने लास्ट लेग में चलने के लिए। हम कई बार इस शेयर के बारे में बता चुके हैं, पहले हमने एक बार 850 पे बताया था, फिर 1000 पे, ये 1200 तक जा चुका शेयर है। आप मेरी स्क्रीन एक बार शेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप कल इसके अंदर डेज हाई की क्लोजिंग देख पा रहे हैं और स्ट्रक्चर अपने आप में मजबूत है, एक कंसोलिडेट कर रहा है, ये मार्केट को ना इग्नोर मार रहा है। इग्नोर वर्ड आप सुनते होंगे ना, जानते होंगे, इग्नोर करना, तो ये मार्केट की गिरावट को इग्नोर कर रहा है। ये वही शेयर कर सकते हैं जिनकी अपनी निजी स्ट्रेंथ होती है। इसलिए वोल्टास मेरे को लग रहा है कि आज एक अच्छा प्ले आपको मिलेगा। आप चाहें तो ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं। ये वो एरिया है जहां से मार्केट को ये इग्नोर कर रहा है, यानी कि कहने का मेरे मतलब है कि यहां से एक अच्छा बढ़िया वाला ब्रेकआउट ये वापस से देने के लिए तैयार है। साइडवेज कंसोलिडेशन का बेस है और ये मेरे को लगता है कि 1150 तक आराम से चला जाएगा। अपने वित्तीय सलाहकारों से एक स्टॉप लॉस टारगेट ले लीजिएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हमारी तरफ से, हम सिर्फ शेयर की स्ट्रेंथ को चेक करके आपके सामने बता देते हैं। अपना स्टॉप लॉस और टारगेट अपने वित्तीय सलाहकारों से ले लीजिएगा। हमारी तरफ से आज का वोल्टास है। ऑप्शंस में भी ट्रेड करना चाहे ना तो एट द मनी ऑप्शंस भी ले सकते हैं। कल अवनी भट्ट ने भी आपको एक ऑप्शंस दी थी, मैं उसका भी थोड़ा सहारा ले रहा हूं, तो आप वोल्टास की ऑप्शंस, कैश, फ्यूचर्स जैसे आपको देखना वैसे ले लीजिएगा। सीधे तौर पर वोल्टास एक शेयर होगा जिसपे आप नज़र बना के चल सकते हो। कल देखा हमने कि गिरते बाजार में एसीसी में ना एक ऐसा शेयर था जिसमें कि मजबूती देखने को मिली थी, एटलीस्ट वो अच्छी मजबूती दिखा था। चूंकि बाजार कमज़ोर हुआ इसलिए वो शेयर कमज़ोर हुआ था। कोई भी आप ट्रेड करते तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले। वोल्टास एक शेयर है जिसमें डिम्पी ने कहा है कि इसमें नज़र बना के चल सकते हो, और अच्छी बड़ी बात यह है कि डिम्पी ने सही कहा कि सर्दियों में क्यों चल रहा है पता नहीं। आप देखेंगे शेयर का ना पिछले 1 साल का चार्ट, तो गर्मी में चला ही नहीं है, खासतौर पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई में चला ही नहीं है। इन नवंबर के बाद चलना शुरू हुआ और एक अच्छी मजबूती लगातार अब ये शेयर दिखाता हुआ दिख रहा है। सीधे तौर पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि नवंबर के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली है। और फटाफट बिना देरी के अपने जानकारों को जोड़ते हैं। हमारे साथ जो है वैशाली पारी, किरण जानी और कपिल शाह जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आप तीनों को, नमस्कार मेरी तरफ से। सीधे तौर पे शुरुआत में किरण आपके साथ करूंगा। कल तो हमने देखा कि सीधे तौर पे दबाव देखने को मिला, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपकी रणनीति क्या होगी? किरण अनम्यूट कीजिए। ओके, सॉरी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम डेटा के साथ बात करें तो एफआईएस का डेटा जिस तरह से इंडेक्स के ऊपर बना है, 4000 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं शॉर्ट साइड के ऊपर ऐड करके गए। कल भी हमने देखा था कि अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन वो कैरी फॉरवर्ड करके गए थे और जिसके मुताबिक हमने कल एक सेल ऑफ भी देखा है। जिस तरह से निफ्टी मिड कैप आईटी का भी इंडेक्स हमें देखने को मिल रहा है, तो सेल ऑन राइज की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेगी। थोड़ा एग्रेसिव कॉल के साथ हम जा रहे हैं, हालांकि पिछले 1 वीक से हम सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पे हम सजेशन दे रहे हैं। सो आज के लिए जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए 21,800 21,700 रहेगा। इन दोनों स्ट्राइक के ऊपर अगर आप कॉल राइटर्स देखोगे तो काफी जम के कॉल राइटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं 21,750 से 800 के बीच में हम शॉर्ट सेल करके जाएंगे। 21,500 हमारा टारगेट रहेगा और 21,860 एज अ स्टॉप लॉस हम निफ्टी के अंदर मेंटेन करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 44,800 के आसपास उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। लास्ट 3 बार हमने देखा था कि कहीं ना कहीं इसी एवरेज के आसपास से बैंक निफ्टी में एक उछाल भी आया था और कहीं ना कहीं इसका जो पीसीआर रेशियो है इस वीकली एक्सपायरी का वो 0.53 जो ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। तो देयर आर चांसेस कि हम कहीं ना कहीं एक अपस्विंग देख सकते हैं 45,000 से 45,300 के बीच में। तो अगर शॉर्ट सेल करना है तो वहां पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, जो डिम्पी जी ने भी सेम चीज बोली थी। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर किसी को शॉर्ट सेल करना है 45,200 से 45,300 की रेंज में आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। नीचे में 44,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा नया कोई सेल ऑफ या तो नीचे के लेवल ज्यादा हमें दिख नहीं रहे, तो बाइंग करने के लिए आप 44,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि हम लोग तो एग्रेसिव शॉर्ट के अंदर है, तो 45,300 के आसपास हम शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 44,500 और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 45,760 रहेगा। तो दोनों इंडाइसेस में सेल ऑन राइज की ही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। आप शॉर्ट करें, आप लॉन्ग करें, लेकिन किरण के लेवल्स ऑलमोस्ट वही हैं जो हम आपके सामने साझा कर रहे थे। पहला पॉइंट आप निफ्टी वाला देखेंगे तो 21,500 उनका टारगेट है, यहीं पे तो हाथ बदला होगा एक्चुअली में। तो हमने भी आपको स्टॉप लॉस 21,500 का दिया, बस रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है। और हमारा भी ऐसा मानना है, जैसे ऊपर उन्होंने सर ने कंडीशन डाली हुई कि 21,700 पे करना, ठीक है, तो 100 पॉइंट ऊपर जाके आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा भी मानना है कि 100 पॉइंट ऊपर आएगा तो फिर आप अपने हिसाब से पोजीशंस को ले भी सकते हो। लेकिन कुल मिला के सारी बात यह है कि आप रेंज देख रहे हो 500-800 500-800, ठीक है ना, तो यही रेंज में ट्रेड होगा। थोड़ा सा डिप पहले प्लस करो, ऊपर जाए शॉर्ट करो, सिंपल सा कंसेप्ट है। खैर एनी हाउ हम और भी जरा ट्रेड पता कर लेते हैं। विशाली पारिक हमारे साथ हैं और कपिल शाह भी हैं।
विशाली बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं आपके शेयर्स के साथ ही शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम ना आपका एक शेयर था बहुत ही बेहतरीन चला, मैं उसका नाम भूल गया, मैंने आपको रिकॉल भी किया। मैम आपके जो शेयर्स चला करेंगे ना तो बीच में हम आपको फ़ोन कर देंगे और आपसे ना थैंक यू भी आपको बोलेंगे और साथ ही आपसे फिर थोड़ा आइडिया भी लेंगे अभी क्या करना चाहिए। तो आप हमारा फ़ोन पिक कर लेना और आप 2 मिनट के लिए हमारे साथ जुड़ जाना, फिर उसके बाद भले आप अपने कंटिन्यू अपने काम में आप हो जाना। विशाली आपके शेयर्स कौन से आज के? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, मैं याद दिलाती हूँ, लास्ट वीक मैंने बीएफ यूटिलिटीज दिया था और बजाज फाइनेंस में सेल दिया था। आई यस, थिंक बीएफ लकीली यूटिलिटीज, यस 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 सो देखिए, तो कल की मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से यस। बहुत सारे स्टॉक्स काफी करेक्टिव मूव में थे, लेकिन बहुत कम पॉजिटिव व्यू में है, जैसे कि एस्ट्रल, वोल्टास, डॉक्टर रेड्डीज। सो आईटी सेक्टर मुझे अभी भी ठीक लग रहा है, तो मैंने कोफोर्ज आज चूज किया है। कोफोर्ज का 6550 के स्टॉप लॉस के साथ मैं 6800 का रेकमेंड कर रही हूँ बाय। दूसरा है मिड कैप में, आप देखेंगे सीमेक। कल आई थिंक रिजल्ट भी था और इट शोड अ वेरी गुड मोमेंटम एंड आई थिंक ये 1194 का स्टॉक है अभी, तो मेरे ट्रेडिंग टारगेट रहेंगे 1250 और स्टॉप लॉस रहेगा 1170। सीमैक के ना कल नंबर्स आए थे और ये ना कंपनी लॉस टू प्रॉफिट आई है, इसलिए कल कंपनी करीब करीब 5% के सर्किट पे लॉक हो गई है। ये 1250 का इसका टारगेट है और आज का नया और 1170 है। तो एक बार विशाली की लिस्ट में ये है। और दूसरा विशाली आपको जो बता रही हैं वो कफोर्ज बता रही हैं, आईटी कंपनीज। कल 2 एक्सपर्ट्स और थे जिन्होंने कफोर्ज के बारे में रिकमेंडेशन दी थी, तो लग रहा है कि आईटी इस बार थोड़ा कन्विक्शन के साथ आया। तो विशाली के दोनों ट्रेड आपके लिए हो गए, एक तो सीमैक और दूसरा कफोर्ज। ये दोनों शेयर्स आज विशाली की तरफ से नोटिस करेंगे हम और तेरा चेक भी करेंगे। किरण आपके ट्रेड कौन से हैं? सो इंडेक्स के ऊपर तो हमारा नेगेटिव हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक्स जो है और सेक्टर स्पेसिफिक हम बाई कॉल दे रहे हैं। सो हमारा भी आईटी में हमें लग रहा है कि कंटिन्यू तेजी रह सकती है, तो विप्रो हम दे रहे हैं। सो विप्रो में डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, मल्टीपल रेजिस्टेंस थे कहीं ना कहीं 470 480 के, उसको क्रॉस करके कल हमने देखा कि 5 मिनट के आसपास विप्रो की क्लोजिंग आई है। तो कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे विप्रो। 1-2 दिन में 530 तक के टारगेट हम देख रहे हैं विप्रो के अंदर एंड 489 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे विप्रो के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो रिवर्सल कॉल है एशियन पेंट के अंदर। जनरली हमने देखा कि मार्केट में इस तरह का जब शार्प फॉल आता है तब जो हैवीवेट शेयर्स होते हैं वो डिफेंसिव बेट में आते हैं, जैसे एशियन पेंट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। तो इनमें से हमें एशियन पेंट काफी अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट के ऊपर रिवर्सल पैटर्न है। अब तक हमने देखा था एक डाउनफॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि इंडिकेटर के मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है। साथ ही साथ आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो वहां भी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 2950 के आसपास से हम एक अपसर्ज देख सकते हैं। तो एशियन पेंट हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1-2 दिन में यहाँ पे भी आप 2980 तक के टारगेट देख सकते हैं एंड 2930 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो विप्रो एंड एशियन पेंट हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। ठीक है सर, आपका भी एक आईटी कंपनी हो गया विप्रो, दूसरा आप एशियन पेंट थोड़ा डिफेंसिव को आगे लेके आना चाहते हैं। 2980 का टारगेट है, 2930 का स्टॉप लॉस है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड करीब करीब बराबर बराबर जैसा ही है, तो इसको मौका देख के अपने हिसाब से पोजीशनिंग को कीजिएगा। कपिल गुड मॉर्निंग, आपके सौदे कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। मैंने 2 स्टॉक है। इससे पहले हमने एक निफ्टी का एक शॉर्ट Good टर्म morning. पर्सपेक्टिव तो हम डिस्कस किया हुआ है। मैं जस्ट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 1.5 साल से मार्केट निफ्टी की पर्टिकुलर एक रिदम बनी हुई है कि आपकी एक 18% की अपसाइड मोमेंटम आती है और 18% की अपसाइड मोमेंटम आ जाने के बाद में निफ्टी 5 से 6% का एक साइडवेज स्पेस में रहा हुआ है फॉर द 2 months to 3 months अराउंड। तो ये सिनेरियो आपकी 2 बार रिपीट हो चुके हैं। अब की बार भी इंडेक्स ने 18% की अपसाइड मोमेंटम दी हुई है और जो 21,100 से लेके 22,100 की जो हम रेंज देख रहे हैं वो भी 5 to 6% की है और 1 महीने से हमारा ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पैच में कंसोलिडेशन हो गया है। तो मेरा मानना ये है कि आने वाला महीने भी मार्केट इसे 1000 पॉइंट के यहाँ पे रेंज में ट्रेड करना चाहिए। हम अभी ऊपरी स्तर पे है तो थोड़ा सा नीचे में रिएक्शन आने चाहिए, लेकिन 21,670 के काफी अच्छे सपोर्ट लेवल थे। उसके नीचे अगर हम मार्केट में प्रेशर देखते हैं तो 21,500 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में अगर मुड़ता हूं तो अभी के टाइम पे जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हमने मिड कैप स्मॉल में काफी अच्छी मोमेंटम देखी हुई थी, तो अभी मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप फिर से यहाँ पे लीड करेंगे ऐसे मार्केट के एनवायरनमेंट में। और जो डिफेंसिव स्टॉक्स है जैसे किरण जी ने भी बताया हुआ था, तो वैसा ही मेरा एक पिक रहेगा पीडीलाइट का। तो पीडीलाइट 2662 के लेवल पर भी ट्रेड कर रहा है। काफी मींस अच्छा करेक्शन आया था
200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया हुआ है, वहां से हमें बाउंस दिखने मिला, फिर से छोटा सा करेक्शन आया, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और वहां से हमें फिर से रिकवरी दिखने मिल रही है। तो पीडीलाइट 2662 के लेवल पे बाय बनता है, 2600 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 2780 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पे हमने सेल का कॉल भी है बजाज फिनसर्व पे, क्योंकि वो स्टॉक 3 साल की सिमेट्रिक ट्रायंगल के अपर आर्म पे ट्रेड कर रहा है और वहां से हमें कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट देखने मिल रही है। तो यहाँ पे एक बिग वाली की राय रहेगी 1560 के लेवल से, नीचे में 1500 तक के टारगेट रहेंगे और 1590 के स्टॉप लॉस रहेंगे। जी ठीक है, कपिल ने भी आपको 2 शेयर दिए हैं, बट उसमें से एक सेल का कॉल है बजाज फिनसर्व। इसके टारगेट आप नोट कीजिएगा 1500 है, 1590 है, तो रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट करीब करीब 1:1 का ही है। आपको थोड़ा सा चेक करके इसमें भी सौदा लेना होगा। और पीडीलाइट सर की तरफ से पॉजिटिव कॉल है। 6 सौदे 3 एक्सपर्ट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। ये कपिल साहब की कॉल है, आपकी जरा स्क्रीन पे आ रही है, पीडीलाइट और बजाज फिनसर्व। किरण सर की जरा कॉल लेके आइए, उसमें विप्रो प्लस होगा, एशियन पेंट प्लस है। टारगेट स्टॉप लॉस अच्छे से आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। दूसरा वैशाली कह रहे हैं कि सीमैक ध्यान रखना है, और एक कफोर्ज है, उनकी तरफ से दोनों एक प्लस कॉल है। मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है कि 30-30, 40-40% कुछ सरकारी कंपनीज करेक्ट हो गई है वैशाली, लेकिन आपकी लिस्ट में नहीं है वो, ना ही किरण की लिस्ट में आए, ना ही कपिल की लिस्ट में। तो तीनों के तीनों ने सरकारी कंपनीज को मिस किया है। तो मैं थोड़ा ना आपसे वैसे ही आके ही पता करना चाहता हूं, एक एक सरकारी कंपनीज आप मेरे को दे दीजिए जहां पर आपको ठीक लग रहा हो। अगर ठीक नहीं लग रहा तो आप छोड़ भी सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। वैशाली आपसे शुरू कर रहा हूं, आपके पास तो पूरी फ्रीडम है। कोई भी एक गवर्नमेंट वाली कंपनी, सरकारी कंपनी जो टूटी है आजकल, SJVN, NHPC, NBCC, कुछ भी देना तो बता दो, नहीं तो पास बोल देना, हम पास कर देंगे इसको। मैं NHPC से ध्यान दे रही हूँ। मैं इनफैक्ट कल से ही ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो लो बना था 77 रुपीज का, आई थिंक दैट वाज अ वेरी अट्रैक्टिव लेवल। मैं NHPC पे मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा यहाँ से फॉर अ बाउंस बैक। सीधे तौर पे NHPC एक शेयर है जो वैशाली को पसंद है। किरण, आपकी तरफ से भी एक शेयर बताइए जो सरकारी कंपनी आपको लगता है कि हाँ इतनी गिरावट के बाद वहाँ मौका देखना चाहिए, या आपकी नज़र होगी कि थोड़ा और 1-8% गिर जाए तो मैं वहाँ खरीदारी कर सकता हूँ? IRCTC के ऊपर रहेगा। IRCTC का अगर आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं 2021 के बाद स्टॉक फर्स्ट टाइम 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि 900 के ऊपर 1000 तक के लेवल्स वो टच करके आया है। इस गिरावट के अंदर अगर हमें कहीं भी 850 से लेके 900 के बीच में एक्यूमुलेट करना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है। ओवरऑल एक स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 850 के नीचे रखना है। 900 पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 50 दिन की मूविंग एवरेज है, 890 पे देख रहे हैं कि 100 दिन की मूविंग एवरेज है। तो कहीं ना कहीं ये एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है। अगर यहाँ से आप 2 से 3 महीने दे सकते हो तो डेफिनेटली IRCTC के अंदर आप ध्यान दीजिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस 850 के नीचे का रहेगा, एक्यूमुलेट कीजिए और वापस ये स्टॉक 1000 के ऊपर जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो IRCTC हमारी तरफ से रहेगा सरकारी कंपनियों में से। किरण, मैंने आपके लेवल्स को भी नोट किया। मैं प्रोड्यूसर साहब से बोलूँगा अभी कि आप इसमें 1050 का एक टारगेट डाल दो और इसमें आप 840 का एक स्टॉप लॉस डालो। IRCTC के अंदर 840 का स्टॉप लॉस डालो, 1050 का इसका टारगेट डाल दो, ताकि क्लियर हो। हमको ये बात पता होनी चाहिए कि हमको कौन सा शेयर किस लेवल पे लेना है, उसका स्टॉप और टारगेट क्या होना चाहिए। वैशाली, आपने NHPC बताया, एक बार मेरे को स्टॉप लॉस टारगेट दे दोगे? 81 के आसपास बंद हुआ हुआ है वो। तो मैं स्टॉप लॉस 75 दूंगी और टारगेट मैं दूंगी 92। 92 के टारगेट के लिए NHPC को प्लस करें, 75 का स्टॉप लॉस है। तो दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको एक सरकारी कंपनी दे दी है। कपिल, आपके पास भी एक सरकारी कंपनी के पास आऊंगा, है तो बताइए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं तो पास भी कर सकते हैं। जी, मैं यहाँ पे पास करना चाहूंगा। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि मेरा अप्रोच वैसा होता है कि एक फॉलोअप साइन होनी चाहिए। अगर गिर रहे हैं तो गिरने दीजिए, जब कुछ एक रिवर्सल साइन मुझे देखने मिलेगी तब मैं इवैल्यूएट करूंगा। हालांकि ONGC पे मेरी प्रायोरिटी रहेगी। ONGC में अगर मुझे कुछ बुलिश रिएक्शन देखने मिलते हैं तो मेरा वहां पे रहेगा, लेकिन अभी लेवल्स नहीं है क्योंकि अभी एक फॉलिंग ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, डन, आपने पास कर दिया। NHPC IRCTC 2 शेयर मिल गए। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि यही कंपनी आपको मिलेंगी और दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको ट्रेड दे दिए है। अब हम 12:30 बजे एक खास कार्यक्रम भी कर रहे हैं। मनीष जी लेके आएंगे वो खास कार्यक्रम, जैसे उन्होंने कल चुनाव वाला कार्यक्रम लिया, दर्शकों को काफ़ी पसंद आया। आज सरकारी शेयरों की पार्टी ओवर हो गई है। ये 12:27 यानी कि करीब 12:30 बजे हम एक कार्यक्रम आपके सामने रखेंगे ET Now स्वदेश पे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन भी होना तो आप भेज देना, मनीष जी आपके क्वेश्चन ले लेंगे। सरकारी शेयरों की पार्टी ओवर हुई है या नहीं हुई है। अभी एक काम करते हैं, पूजा त्रिपाठी को जोड़ लेते हैं, फटाफट से हमको अर्निंग्स के बारे में बता देंगे। डिम्पी, पूजा पे जाने से पहले ना एक चीज मेरी तरफ से आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। कल जैसे आप ऐसे जुड़े थे ना,
तो उससे मेरा थोड़ा हौसला बढ़ जाता है चर्चा करने में, चर्चा थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। तो आज फिर से एक बार आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि सरकारी कंपनियों पे आपकी भी लगातार नज़र रही है। कई स्टॉक्स है जो आपके कहने के बाद हमने बड़ी तेजी देखी है, जिसपे आपने समय से पहले उसको पिक किया था। बिल्कुल, तो एक काम करेंगे मनीष जी और मैं 12:30 बजे, ठीक है मनीष जी? ओके, लॉक डन कर दें? डन डन। ठीक है, 12:30 बजे हमारा एक स्पेशल शो होगा जो कि सरकारी कंपनीज पे है। आप पूजा को जोड़ लेते हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए, अर्निंग्स बता देंगे पहले आप? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत सबसे पहले सरकारी कंपनी से ही करेंगे। कोल इंडिया, बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स आए हैं इस तिमाही, और आय की अगर बात करें तो वो भी इनलाइन थे, और खासकर की जो कामकाजी मुनाफा और पैट है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर नज़र आया है। इसके अलावा कंपनी ने 5.25 रुपीज़ प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा कर दी है, तो इसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। नतीजों की बात करें तो आय में करीब 2.8% की ग्रोथ है और मुनाफा 17% बढ़ा है कंपनी का। कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 9% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। आशियाना हाउसिंग के नंबर्स भी बहुत ही मजबूत नज़र आ रहे हैं हर पैमाने पर। आय में 44% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा स्पेशली अगर देखेंगे तो वहाँ पर 305% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। मुनाफा 207% बढ़ा है कंपनी का, तो बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स हर फ्रंट पर। इस स्टॉक पर आज आप नज़र रखिए। BLS इंटरनेशनल के नंबर्स भी मजबूत ही आए हैं। आय आपको सपाट दिखाई देगी, लेकिन अगर मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर्स बहुत ही मजबूत हैं। कामकाजी मुनाफा 33% बढ़ा कंपनी का, और मुनाफा देखेंगे तो वहाँ पर 90% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो BLS इंटरनेशनल, आशियाना हाउसिंग, कोल इंडिया, मजबूत नंबर्स इन सभी के। हिंडाल्को आज फोकस में रहेगा क्योंकि नोवेलिस ने अपने नंबर्स घोषित किए हैं और नतीजे इन लाइन ही देखने को मिले हैं। कंपनी ने अपनी गाइडेंस भी मेंटेन की है अपर एंड की तरफ, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और जो एडजस्टेड एबिटा है उसके लिए भी जो गाइडेंस है चौथी तिमाही के लिए वो 525 प्रति टन डॉलर पर मेंटेन किया है। तो गाइडेंस काफ़ी अच्छी आई हैं, इस वजह से नतीजे अनुमान के मुताबिक नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ कमज़ोर नतीजों की। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के नतीजे बहुत ही कमज़ोर आए हैं। आय में 13% की गिरावट हुई है। कामकाजी मुनाफा 27% घटा है कंपनी का। मुनाफे में 32% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। कैम्प्लास्ट सनमा के नंबर्स भी कमज़ोर ही हैं। आय में 25% की गिरावट आई है और पिछले साल के मुनाफे के सामने इस बार कंपनी ने घाटा दर्ज किया है करीब 90 करोड़ का। और इसके अलावा आखिर में बात करते हैं सेल की। यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर। आय में करीब 7% की गिरावट, मुनाफा 22% घटा कंपनी का। सीधे तौर पे तो पूजा ने भी शुरुआत जो है सरकारी कंपनियों के साथ की और अंत भी जो है ना सरकारी कंपनियों के साथ की, और दिन भर हम चर्चा सरकारी कंपनियों के साथ ही करने वाले हैं। लेकिन फटाफट चलते हैं। पूजा आप बने रहिए कि आप कुछ और भी बताने वाली, कुछ और भी लिंक्स बताने वाली है MSCI इंडेक्स को। लेकिन फटाफट शरद के पास चलते हैं। शरद, खबरों वाले शेयर कौन से हैं? जी बिल्कुल, 4 अहम खबर हैं जो आज फोकस में रहेंगे। ऑफ कोर्स पेटीएम सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहने वाला। अब यहाँ पे जो है RBI गवर्नर की जो कल बयान आई थी मार्केट आज के बाद, उन्होंने कहा है कि आगे जाते हुए कोई फर्दर स्कोप नहीं है जो वो डिसीजन लिए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर। इंपॉर्टेंटली RBI जो इस हफ्ते एक जारी करने वाली है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि जो क्वेश्चंस रिलेटेड स्पेशली पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेके, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इस पे भी फोकस रहेगा। आज आखिरी दिन है राइट्स इशू के लिए अप्लाई करने के लिए। लगभग 3700 करोड़ का ये राइट्स इशू है, और इम्पॉर्टेंटली जो राइट्स इशू प्राइस है वो 150 रुपये प्रति शेयर पे है, यानी कि लगभग 25% का जो है ओवरऑल डिस्काउंट पे। लेकिन याद रखिए, अगर आप 2 शेयर्स होल्ड करते तो आप एक राइट्स शेयर के लिए जो है अवेलेबल हो सकते हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन यहाँ पे एसेट मोनेटाइजेशन के 2 अहम खबर आए हैं। एक 50% स्टेक अपने UAE आर्म में बेचे हैं $25 मिलियन में। इसके अलावा नॉन कोर एसेट्स है, यहाँ पे देखें तो 125 करोड़ की बिकवाली हुई है। इम्पॉर्टेंटली ये कहेंगे कि जो बैलेंस शीट है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। और आखिर में IG पेट्रोकेमिकल्स, इस पे भी फोकस रहेगा। यहाँ पे उन्होंने अपनी नई केमिकल प्लांट की जो है स्टार्ट कर दी है कमर्शियल प्रोडक्शन महाराष्ट्र में। तो ये कुछ ऐसे खबरें हैं जिस पे नज़र आज के ट्रेड में बनता हुआ दिखेगा। और तमाम शेयरों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इन शेयरों पे आज के ट्रेड में क्या करना चाहिए। फटाफट चलते हैं। एक और आज बड़ी खबर आई, MSCI इंडेक्स में बदलाव हुआ है और करीब 25 शेयरों में ये बदलाव देखने को मिला है। ये कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, कौन कौन से शेयर है, सबसे पहले पूजा समझते हैं। पूजा, कुछ कंपनियों के हमने देखे वेटेज बढ़े हैं, कुछ के घटे हैं, कुछ को शामिल किया गया MSCI इंडेक्स में। क्या है पूरी लिस्ट ये? पूजा,
लगता है पूजा से संपर्क भी टूट गया। चलते हैं फटाफट अपने गेस्ट के पास समझने की कोशिश करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, जिसमें कि वैशाली जिस तरीके से कोल इंडिया के नंबर्स देखने को मिले हैं, नंबर्स काफ़ी बेहतर देखने को मिले। एक तरफ जहां सरकारी कंपनियों के शुरू में दबाव देखने को मिला, कोल इंडिया में अब यहां से क्या करता हुआ आपको लगता है, क्या करना चाहिए? से 430 एक अच्छा सा सपोर्ट था और कल लो भी वही हुआ है, क्लोज भी वही हुआ है। सो आई थिंक 425 430 के बैंड में एक बार खरीदना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इंटैक्ट ही है और प्रोजेक्टेड टारगेट्स भी 480 500 के आ रहे हैं। सो आई थिंक ये एक बाइंग का मौका बन। गिरावट पे कोल इंडिया में खरीदारी करने की सलाह। एक और शेयर देखे वैशाली, फटाफट फिर पूजा के पास जाएंगे। सेल, इसके नतीजे खराब देखने को मिले हैं। लगातार हमने देखा है कि तमाम कल जिस तरीके से पिटाई हुई, सेल भी करीब 8% की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। अगर ये कमजोर होता है तो नीचे ये और कितना गिर सकता है, और कहीं कहीं इसका सपोर्ट दिख रहा है क्या आपको? 120, बिकॉज एक्चुअली आप देखेंगे तो प्रीवियस जो रैली भी आई है एक ब्रेकआउट की तरफ से, और फिर यहाँ पे वापस एक रिट्रेसमेंट हुआ है। सो 120 का एक अच्छा सा सपोर्ट होता है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर देन इट इज समथिंग टू वरी। मे बी 110 105 के पास भी जा सकता है। तो 120 का ये जो कल का लो है वही सपोर्ट होना चाहिए। मे बी इट इज फैक्टर्ड इन, नहीं तो 105 तक जा सकता है। इस पे सपोर्ट लेता है तो ठीक है, हालांकि उसकी संभावना कम लग रही है। फिर 105 के आसपास सेल पे नज़र बना के रखिए, वो एक स्टॉप लॉस के तौर पे या सपोर्ट के तौर पे कह सकता है काम करता हुआ दिखता है। चलते हैं वापस से पूजा के पास। पूजा, सीधे तौर पे MSCI इंडेक्स जो आए हैं उसमें करीब करीब 25 से ज़्यादा शेयरों के जो है ना वेटेज में बदलाव किया गया है। किसी को जोड़ा गया, किसी को हटाया गया, किसी का वेटेज बढ़ाया गया। ये पूरी लिस्ट क्या है? जी, काफ़ी लंबी लिस्ट है ये, और इसमें मेन जो सरप्राइज एंट्री की जो बात की जा रही है फरवरी में, वो है GMR एयरपोर्ट। इसकी सरप्राइज एंट्री हुई है जिसका कि अनुमान नहीं था। बाकी भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और इस ये जो इंक्लूजन हुए हैं और वेटेज बढ़ाया गया है, इसके बाद जो इंडिया का वेटेज है इंडेक्स में, वो 17.9% से बढ़कर अब 18.2% हो जाएगा। अब हम आपको एक एक करके इसमें लिस्ट बताते हैं। जो स्टॉक शामिल हुए हैं उसमें नाम है PNB का, NMDC का, BHEL, यूनियन बैंक, GMR एयरपोर्ट्स इस इंडेक्स में शामिल हुआ है। जिन कंपनियों का वेटेज बढ़ाया है उसकी भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हम आपके सामने रखेंगे। जोमेटो है, DLF, MRF, हिंडाल्को, इंडिगो जैसे स्टॉक्स का वेटेज बढ़ाया है इसमें। कुछ फार्मा कंपनी भी हैं जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन के वेटेज बढ़ाए गए हैं, और हीरो मोटो और HDFC AMC के भी वेटेज बढ़ाए गए हैं। और इसके अलावा जिन कंपनियों के वेटेज में कमी की गई है, इसमें जियो फाइनेंशियल्स और कंटेनर कॉर्प के जो वेटेज हैं उसमें कमी की गई है। अब आते हैं MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में जो बदलाव हुए हैं। ये हमने आपको MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो भी एडिशन और डिलीशन हुए हैं उसके बारे में बताया। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो बड़े नाम जो एंट्री हुए हैं उसमें हेल्थ केयर ग्लोबल, जुपिटर लाइफ, नेटवेब, धानुका एग्रीटेक, ईथॉस जैसे स्टॉक्स यहाँ पर शामिल हुए हैं। और जो बाहर हुए हैं इस इंडेक्स से उसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स, टोरेंट पावर और बारबेक्यू नेशन का नाम शामिल है। ठीक है, तो ये लिस्ट आपके सामने आ चुकी है जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कौन से इनफ्लो और कौन से में आउटफ्लो होगा। जहाँ पे इनफ्लो है उनको बुलिश सोचना है, और जहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव आप सोच बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स को भी जोड़ लेते हैं, और हमारे साथ आशीषा जुड़ रही हैं बताने के लिए। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? जी हाँ, सबसे पहले PI इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य जो पहले 4,290 रुपीज़ प्रति शेयर था वो घटाकर 4,165 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस में कमजोरी देखने को मिली तीसरी तिमाही में, और वो कमजोरी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है चौथे तिमाही में भी, जिसके चलते उन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटा दिया है। इसके अलावा जेफरीज की थर्मैक्स पर भी रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस घटाकर अब 4,000 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा है जिसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है FY 23 से 26 के पीरियड में। एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है, उसके साथ साथ कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी अच्छी है, तो खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस अब 4,000 रुपीज़ प्रति शेयर। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है NHPC पर, जहाँ उन्होंने अंडर परफॉर्म
परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 63 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि तीसरी तिमाही के नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। इसके साथ ही साथ कैपेसिटी एडिशन का पेस काफ़ी वीक है, एक्सपेंसिव है स्टॉक, वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसके चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। इसके अलावा लास्ट में सेल की बात करते हैं, इसके नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार और 85 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे, एबिटा मिस था इस क्वार्टर में, वॉल्यूम्स लोअर साइड पे थे, जिसके चलते नतीजे कमज़ोर दिखे इस क्वार्टर में। उनका मानना है कि लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट का बेनिफिट तो मिला, लेकिन हायर फिक्स कॉस्ट के चलते लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट का बेनिफिट मिटिगेट हो गया। अभी के लिए उन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 85 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट सेल पर दिया। पहले आशीषा ने हमको कॉल्स बताई हैं ब्रोकिंग हाउसेस की, उसमें पीआई इंडस्ट्रीज उनकी पहली कॉल थी। जेफरीज की रिपोर्ट है। विनोद जी, मैं आपसे साथ यही कॉल के साथ शुरू कर रहा हूँ। जेफरीज ये कह रहा है कि अब अपने टारगेट को थोड़ा घटा देते हैं 4165। स्ट्रक्चरली टेक्निकली तो वैसे शेयर ठीक है, पुल बैक का एक शेयर है, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट थोड़ा कम किया और वे कह रहे हैं कि आगे चल के जो वीकनेस है ना इनके नंबर्स में, ये Q4 में भी जाएगी। Q3 में तो है ही है, Q4 में भी जाएगी। इसलिए जरा पीआई इंडस्ट्रीज पे आपका टेक क्या है, जरा ये बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी, सारे पैनलिस्ट को, आपके सारे दर्शकों को। पीआई इंडस्ट्री आई थिंक मेरे ख्याल से ये आई थिंक अमंग द फ्यू कंपनीज होगी जिसने बीइंग इन एग्रो केमिकल स्पेस में काफी बेहतर नंबर्स दिए हैं परसों के रोज, और मुझे लगता है कि ये जो नंबर थे काफी इंकरेजिंग थे। आने डेफिनेटली जो इनके जो एससीएम सेगमेंट है उसके कारण नंबर इसके अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल डोमेस्टिक में फॉर्मुलेशन सेगमेंट में प्रेशर देखा गया। कंपनीज के अगर आप कमेंट्री को समझे तो 18 से 20% का जो इनका रेवेन्यू गाइडेंस था वो मेंटेन किया है। तो मुझे लगता है आने, और सबसे अच्छी बात जो कंपनी की है, जो एक कंसर्न हुआ करता था वैल्यूएशंस का, कि इनके जो बिजनेस थे एग्रोकेमिकल स्पेस में आई मीन कंसंट्रेटेड थे। अभी जब से इसने फार्मा सेगमेंट में आई मीन एंट्री की है, तो यहाँ से इनको जो रेवेन्यू की जो फोरकास्ट है आई मीन काफी बेहतर हो गया है, बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाई हो गए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका बैलेंस शीट में अभी भी लगभग 3500 करोड़ का ऊपर में कैश बैलेंस है, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी किसी भी प्रकार को होगा तो मुझे लगता है वो कंपनी अभी भी परस्यू कर सकता है। तो ग्रोथ का किसी हिसाब से मुझे कोई कंसर्न नहीं लग रहा। वैल्यूएशन का पर्सपेक्टिव में देखें तो ऊपर से स्टॉक करेक्ट हुआ है। अभी के स्टॉक नंबर पे अगर मैं देखूं तो स्टॉक लगभग 23 से 24 टाइम FY26 के अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। तो मुझे ये रीजनेबल वैल्यूएशन लगता है। मुझे लगता है वैल्यूएशन री रेटिंग की गुंजाइश काफी है, क्योंकि ये एग्रोकेमिकल प्लस फार्मा स्पेस में अगर के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है 24 का मल्टीपल है, ठीक ठाक है। मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है स्टॉक देखना चाहिए। हमारा नजरिया पॉजिटिव होगा इस स्टॉक के ऊपर। ठीक है, विनोद मोदी कह रहे हैं कि पीआई इंडस्ट्रीज को बाय करना, बाय के स्टैंप लगाइए। 3400 का रेट है। हालांकि जो मैं जेफरीज की रिपोर्ट का हवाला भी दे रहा हूं, उन्होंने भी 4165 ही टारगेट डाला हुआ है, लेकिन टारगेट पहले 4200 प्लस था, तो उसको काट के उन्होंने 4145 किया। लेकिन फिर भी आज का भाव और उनके कटे हुए भाव जो उन्होंने नया अपडेटेड प्राइस दिया है उसमें भी बहुत डिफरेंस है। विनोद मोदी ने थोड़ा रैशनल आपको समझा दिया। पीआई इंडस्ट्रीज बाय कॉल करके आपको चलना है। एक शेयर में को जरा और पता करना है, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। ये किरण मैं आपके पास आ रहा हूँ पता करने के लिए। इसका ना राइट इशू आज कंप्लीट हो रहा है, आज बंद हो जाएगा। इन्होंने डिस्काउंट डाला था 25 रुपये का, 25% का इनफैक्ट, और 150 रुपये का भाव रखा था इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। तो आज कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को लगता है सक्सेसफुली हो जाएगा और पैसा जुटा लेंगे आराम से ये। तो एक बार जरा आप ये शेयर बताइए, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्या? ओके, सॉरी। सो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस अनम्यूट कीजिए। यस, सो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे उसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के तो नीचे ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली उसने 100 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है। अब डेली चार्ट के ऊपर जो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट आया था वो कहीं ना कहीं 155-150 के रेंज में आया था, और वहीं पे उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 160-155 के आसपास आप बाई कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 150 के नीचे का मेंटेन कीजिए। जब तक ये 150 के नीचे नहीं जाता है तब तक आप कोई भी डिप में बाई कर सकते हो। और अगर ये वापस ऊपर में 190 का लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो देयर आर चांसेस कि हम एक फ्रेश अप स्विंग भी देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से 160-155 की रेंज में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, और स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 150 के नीचे का। ठीक है, 150 के नीचे का तो स्टॉप लॉस आपको वैसे भी लगाना चाहिए, क्योंकि राइट इशू का प्राइस ही 150 है।
तो आप उसके थोड़ा नीचे ही स्टॉप लॉस लगाओ। 165 के आसपास मिले तो प्लस करना, इसलिए बाइंग ऑन डिप्स की हमने स्टैंप आपके लिए लगवा दी है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे। 165 करीब यहाँ से 7-8 रुपये नीचे आपको मिलेगा, तो फिर आप इसको चेक करना। विशाली, एक बार जरा टाइम टेक्नोप्लास्ट ऐप चेक करेंगे। इसमें भी एक खबर है कि मिडिल ईस्ट में अपने टोटल जो बिजनेस इनका चल रहा है उसका 50% डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कंपनी ठीक है। टाइम टेक्नोप्लास्ट एक बार जरा चेक करके बताना क्या करना चाहिए इसमें। तो आई वुड से स्टॉक तो ठीक ठाक ही है, ट्रेंड भी अच्छा सा है और फिलहाल अभी कंसोलिडेशन है। सो आई थिंक 165 के स्टॉप लॉस के साथ ये कंसिडर कर सकते हैं और फर्दर कन्विक्शन आता है एक बार ये स्टॉक 180 के ऊपर जाए तो। सो 180 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 195 टू 200। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से सही बैठ रहा है। मिस्टर भसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए करते हैं उनका स्वागत। भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। सर, मार्केट के अंदर जो करेक्शन आ रही है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना, कि अभी थोड़ा और रुकना चाहिए? एक बार आपने हमको सचेत किया था इससे पहले। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी। बिल्कुल, देखिए मिड और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा फ्रेंजी था और वहां से करेक्शन अच्छा है जो 2-4 दिन रहा है, मे बी 1-2 दिन और चलेगा। लेकिन आप यू आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। ग्लोबल रैली इतनी स्ट्रांग है, कब मैंने देखा है कि निकेई 1000 पॉइंट पिछले हफ्ते बढ़ा और आज एक ही दिन में 1000 पॉइंट बढ़ रहा है। तो मार्केट में लेफ्ट आउट फीलिंग ह्यूमंगस है। इंडिया में जैसे मैंने कहा अब थोड़ा शिफ्ट टूवर्ड्स लार्ज कैप्स आ रहा है और आपने देखा आईटी फार्मा इंडेक्सेस न्यू हाई पे हैं। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स आपको पिक करने हैं और अगर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके स्ट्रोक करेक्शन देता है मिड और स्मॉल कैप के, वो हेल्दी है मार्केट के लिए। देखिए फ्रेंजी और मार्केट की जो बुल रन है वो मिड और स्मॉल कैप में आया है। करेक्शन भी वहां आएगा लेकिन वापस उन्हीं में ग्रोथ आएगी, उन्हीं में पिकअप आएगा। तो सिलेक्शन ऑफ योर स्टॉक्स हैज टू बी पैरामाउंट। और जहां पे ज्यादा आपको एक्सटेंसिवली लगता है रिटर्न्स हैव बीन मोर देन री-रेटेड, वहां से taking some money off the block is not bad and getting back into some of the safer sectors is what we are calling for. ठीक है भसीन साहब, आज आपने अब ट्रेड बताया और हमको अपडेट दें उससे पहले ना मेरा एक क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोगों ने ना क्वेश्चंस पूछ भी रहे हैं और मैं उनके बिहाफ से ही पूछ लेता हूँ। ये सरकारी कंपनीज में काफ़ी तेज़ करेक्शन आई है, NHPC, NBCC, SJVN इंक्लूडिंग PNB वगैरह भी थोड़ा नीचे आए हैं। कोई आपका इसमें पसंदीदा शेयर वापस से बन रहा है जहां पर आपको अब लग रहा है कि हाँ अब ठीक है वैल्यूएशन, अब आ जाओ सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल, नैल्को और IOC आंखें बंद करके लीजिए। नैल्को के रिजल्ट है, मेरा ख्याल आज है। 8000 करोड़ का कैपेक्स था लास्ट ईयर जो अब रिजल्ट देगा। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट और आयरन और उनके यहाँ नंबर्स विल बी फंटास्टिक। आपको इस मार्केट कैप पे नैल्को मिल ही नहीं सकता, अगले साल तक डबलर है। दूसरा IOC, आप देख ही सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की री-रेटिंग है, उसमें मुझे IOC पसंद है। NBCC मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मैं कोई दो राय नहीं कि NBCC, हुडको आर द न्यू जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन स्ट्रोक प्रॉपर्टी प्लेज फ्रॉम द PSUs, और टियर 2 टियर 3 में उनके नंबर्स बहुत लाजवाब होंगे। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल था 170 पे, लेकिन आपको 100 के 120 के करीब मिले तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाइए। देखिए डिम्पी जी, जब शेयर यहाँ से 3 गुना होते हैं तो उनमें अगर 30% करेक्शन आता है आपको बहुत घबराहट होती है, लेकिन एक्चुअली तो वो 300% से 30% ही घटे हैं। ये एक नॉर्मल बुल मार्केट की रैली और करेक्शन स्टीप होते हैं, लेकिन पुलबैक्स भी उतने शार्प होते हैं। आप कहें तो मैं पुराने भी बता दूं आपको और नए भी पिक्स बता दूं। बिल्कुल सर, मैं इसी के वेट कर रहा हूँ। अब अपने आप पुराने शेयर्स भी बता दीजिए और नए भी। हमने आपके दोनों शेयर्स नोटिस कर लिए, नाल्को और IOC आप कह रहे हैं कि ठीक है, और 120 के आसपास आप NBCC को भी ठीक बता रहे हैं। सर अपने पुराने शेयर्स का अपडेट और नए शेयर्स भी सर। देखिए लास्ट वीक आपको कहा था, उससे पहले भी मैंने कहा था कि पराग मिल्क ने ना रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे। 210-15 वाला कल 287 रुपए बिका है। आप दूसरे चैनल मत देखिए, डिम्पी को देखिए, ET स्वदेश देखिए और संजीव भसीन को। 40% गेन आया एक हफ्ते में। डिम्पी जी नोट कर लीजिए। आपको इंडिया बुल रियल एस्टेट 100 पे कहा था, 125 हो गया है, वापिस 115 में एक्यूमुलेट कीजिए। इसमें आज नहीं तो कल जब आपकी मार्केट कैप का मर्जर की बात आ गई या ओपन ऑफर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, दिस विल बी एन आउट परफॉर्मर। तीसरा रैली गेन, आज भी आप पढ़ रहे हैं कि बर्मन वाज सेइंग गिव अस द कंडीशन फॉर गोइंग फॉर द ओपन ऑफर। 238 पे ओपन ऑफर है, आपको 230 पे मिले तो लेके रखिए।
Religare 1.7 टाइम प्राइस टू बुक, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग एंड फाइनेंशियल एनबीएफसी बिजनेस मिल नहीं सकता। इसका भाव मेरे हिसाब से 350 हो जाएगा इन दिस ईयर इटसेल्फ। आपको कल एमएनएम कहा था, सारी मार्केट करेक्ट करी, लेकिन एमएनएम टॉप गेनर था ऑटो में, और सिमिलर विप्रो। आज मैं कह रहा हूं, एक तो पहले नैल्को लीजिए 142 रुपए, 135-36 का स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट। कोटक बैंक पीएसयूज में से थोड़ा सा हल्का हुई है, प्राइवेट बैंक्स में बहुत रूम है ऑन दी अपसाइड, उनके पास कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, और सीडी स्प्रेड जो है, क्रेडिट जो आपके क्रेडिट डिपॉजिट स्प्रेड जो है वो इवन आउट हो जाएंगे। कोटक 1700 रुपए में इज अ मस्ट है, 1710, स्टॉप लॉस 1680, 1800 का टारगेट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट विप्रो 390, 420, 450, 480, आज 500 पे कह रहा हूं। विप्रो पहले 550 जाएगा, बाद में नीचे आएगा। 500 रुपए में ले लीजिए, 480 का स्टॉप लॉस है, 550 का टारगेट। ठीक है बसीन साहब, मैं आपके लिए सिर्फ 2 शेयर और पता करना चाहता हूं जिसपे आप काफ़ी बुलिश भी हैं और आपने वो रिकमेंड किया ना, तो लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हुआ है। पहला इस तरह एक तो धनलक्ष्मी बैंक थोड़ा ऊपर से नीचे आया हुआ है, 50-55 से करीब वापस 44 का आया हुआ है। एक तो सर इसके बारे में बताइएगा, और दूसरा सर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, वो भी ज़्यादा करेक्ट भी नहीं हुआ है, अभी भी वो 100 के ऊपर ही चल रहा है। तो इन दोनों के बारे में सर थोड़ी और जानकारी दे दीजिए। अभी अपडेट क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है आपका? डिप्टी जी 100 के ऊपर नहीं, 119-20 चल रहा है। ये 40 रुपए होता था और सबसे गंदा बैंक था, सबको हाथ नहीं लगाना था। हमने तब आपको कहा, जब क्राउड किसी चीज को एकदम अवॉइड करे, जैसे आज आप एग्रोकेमिकल और ये आपके स्पेशलिटी केमिकल को कर रहे हैं, तब आपको पैसा डालना चाहिए। आज नहीं तो कल यूपीएल और पीआई इंडस्ट्री और एसआरएफ ऐसा घूमेंगे कि आपके हाथ नहीं आएंगे। ये बिजनेसेस रिक्रिएट नहीं हो सकते। पीएनबी मेरे हिसाब से 150 रुपए का टारगेट है, बट 1 साल लग सकता है या दिवाली तक, क्योंकि ग्रोथ स्ट्रांग है, मैनेजमेंट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक और बुक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लेकिन अब फ्री लंच नहीं है, कोई रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। दूसरा आपने कौन सा कहा? लक्ष्मी बैंक सर, धनलक्ष्मी बैंक। हाँ, धनलक्ष्मी बैंक होल हॉग लीजिए। कोई ऐसा फ्रेंचाइज नहीं मिलता जहां 1000-1100 करोड़ की मार्केट कैप है, विच इज इनटू गोल्ड, विच इज इनटू एग्री, विच इज इनटू कासा रेशियो हाईएस्ट है, बिकॉज केरला का है। उसमें 1.5 से 2% से ज्यादा किसी का प्रमोटर का स्टेक नहीं है। अगर कोई एक्विजिशन या कोई टारगेटिंग होनी है धनलक्ष्मी बैंक, इसको 75 रुपए से कम मत बेचना, रख के लेके रखिए, अच्छे बार्गेन्स आएंगे। थोड़ी वॉल आपको जब 35, 36, 40 में कहा था, 59 बिक गया, वापस 43, 44 आ गया, लेने की चेष्टा कीजिए। और याद रखिए डिम्पी जी, जब आपको 30% रिटर्न फास्टर देन नॉर्मल मिल जाए, कुछ पैसा घर भी लेना सीखिए। हर चीज के लिए मैं नहीं बताऊंगा प्रॉफिट कब बुक करता है। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है सर, और ये बात ना सबको पल्ले बांध लेनी चाहिए कि भाई आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट अपने हिसाब से कैलकुलेट करते जाइएगा। ये बहुत अच्छी बात सर ने कही, और मैंने कई बार सर बोला भी है कि M2M ही रहता है, प्रॉफिट तो वही है ना जब बुक करके आपकी जेब में आ जाए, नहीं तो M2M है, वो तो कभी भी ऊपर नीचे हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बसीन साहब, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला और मैंने आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लिए, आपने उसके बारे में जानकारी दी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, जो भी YouTube पे भी हमको चेक कर रहा है, किसी से टीवी नहीं देख पा रहा, अपने ऑफिस जा रहा है, रास्ते में है, कुछ ना कुछ है, ताकि उनके क्वेश्चंस को भी इन्वॉल्व करने की हमारी कोशिश होती है। इसलिए मैंने उनके बिहाफ से 2 क्वेश्चंस पीएनबी और धनलक्ष्मी बैंक के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, वो पूछ रहे थे। एक और चीज़ बता दें, आज MCX 1 घंटा देर से खुल रहा है, 9 बजे के बजाय 10 बजे उसमें ट्रेडिंग होना शुरू होगा, तो 1 घंटा तकनीकी दिक्कतों की वजह से ये आज 1 घंटा देरी से खुल रहा है। तो विश्वमोहन आपको थोड़ी और जानकारी दे देंगे इस पर, अभी वो जुटा रहे हैं आपके सामने, बट मोटा मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उसकी प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से आज 1 घंटा MCX थोड़ा देरी से खुलने जा रहा है, 9 बजे के बजाय अब ये 10 बजे खुलेगा, ये जानकारी हमारे हाथ लगी है। आगे बढ़े, विनोद मोदी भी हमारी वेट कर रहे हैं और टेक्निकल एनालिस्ट भी, उनसे फटाफट से अब ट्रेड लेना शुरू करते हैं। आशियाना हाउसिंग पे कपिल आपके रिकमेंडेशन चाहिए, नंबर्स बढ़िया आए हैं इसके, हर फ्रंट पे नंबर ठीक है। आशियाना हाउसिंग एक बार जरा चेक करके बताइए क्या करें, ASH लिखेंगे आ जाएगा अपने आप सिस्टम में। मिल गया कपिल आपको? मैं वही देख रहा हूँ। आशियाना हाउसिंग
जी बिल्कुल। आशियाना हाउसिंग बेसिकली ठीक है, तो आप एक काम राइजिंग मिल गया, बताइए। जी जी, आशियाना हाउसिंग बेसिकली एक राइजिंग चैनल में तो काफी अच्छे से ट्रेंड कर रहा था। ओवरऑल इसका मंथली चार्ट का मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ तो अपने पिछले काफी ऊपरी स्तर पे 2015 के जो हाई थे वहां पे ब्रिज करा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक राइजिंग चैनल का हमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने मिला हुआ है। हालांकि नीचे में सपोर्ट लेवल भी उसके काफी नजदीक में ही आ रहे हैं और 291 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है स्टॉक, और नीचे में मैं देख रहा हूँ तो 285 से लेके 270 के एक सपोर्ट लेवल बनते हैं। तो थोड़ा सा डिप हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 10 एक पॉइंट की रेंज है वहां पे हमें कुछ पॉजिटिव साइन देखने मिलती है, तो शॉर्ट टर्म का फिर से एक पॉजिटिव ट्रेंड वहां पे देखने मिल सकता है और उसके बाद में अपसाइड पोटेंशियल 320 तक की रह सकती है। ठीक है, डन। तो ये आशियाना के नंबर्स भी हमने आपके सामने रख दिए और ये मूवमेंट भी। बीएलएस इंटरनेशनल एक बार आप चेक करेंगे विशाली, बीएलएस इंटरनेशनल, इसके भी नंबर्स आए, बताए जा रहे हैं कि ठीक नंबर हैं। एक बार स्क्रीन पे जरा नंबर्स भी लेके आइए बीएलएस के, और मैम एक बार चेक कर देंगी। 370 रुपये का आज खुल रहा है। मेरे ख्याल से ये जो कल का जो लो था वो लो के साथ ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए। फिलहाल आई थिंक मे बी और एक डिप भी अगर आए तो 350 इज अ वेरी लिबरल सपोर्ट एंड स्टॉप लॉस। 350 के नीचे ये नेगेट होता है तब तक के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा, और एक बार ये 380 को क्रॉस करता है तो देयर इज स्ट्रेंथ, फर्दर स्ट्रेंथ, दोबारा 400 प्लस के टारगेट्स मिल सकते हैं। सो 350 इज द मेन सपोर्ट लेवल। तो बीएलएस इंटरनेशनल 350 का सपोर्ट है और जैसे ही 380 के लेवल को पार करता है और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 9 बज चुके हैं, चलते हैं फटाफट शरद के पास 9 के नॉर्थ में लेने को लेके। शरद, क्या है 9 के नॉर्थ में खास? आज खास में तो बता दूं MSCI बहुत एक्शन देने वाला है। स्मॉल कैप में इतने सारे हैं, कम से कम 30 तो नाम है, लेकिन हम कुछ चुनिंदा शेयर्स पकड़ेंगे जहाँ पे वॉल्यूम्स है, अर्निंग्स है। जी बिल्कुल, और अर्निंग्स है, और इम्पोर्टेंटली ऑफ कोर्स एक इम्पोर्टेंट खबर भी, एक पैकेजिंग कंपनी है, पर आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहला है कोल इंडिया। यहाँ पे तीसरे तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और वो मार्जिन को भी बीट किया गया एक्सपेक्टेशंस को, और इम्पोर्टेंटली जो ई ऑक्शन रियलाइजेशन होती है सिक्वेंशियली 17% बढ़ा है। दूसरा स्टॉक आशियाना हाउसिंग, शानदार नतीजे देखने मिले हैं और पैट जो है 3 गुना बढ़ चुका है। एनसीआर रिलेटेड जो प्लेयर है ये, यहाँ पे अपसाइकिल की बेनिफिट भी इन्हें देखने मिल सकती है, और इसके अलावा 125 करोड़ रुपए वो जुटाएंगे एनसीडी के जरिए। सेल के वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और एडजस्टेड एबिटा जो है अनुमान से कम आया है, क्योंकि वॉल्यूम्स और हायर कॉस्ट दोनों में जो है इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि रियलाइजेशन में थोड़ी इंप्रूवमेंट ज़रूर आई है। पेटीएम भी फोकस में रहेगा। आरबीआई के गवर्नर ने जो कहा है मार्केट आवर्स के बाद कि कोई फर्दर स्कोप नहीं है कि वो अपनी एक्शन जो ऑलरेडी वो अनाउंस कर चुके हैं पेटीएम पेमेंट्स के ऊपर, उनके बैंक के ऊपर, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि एक FAQ, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक लिस्ट है, वो जारी किया जाएगा पेमेंट्स पेटीएम बैंक के लिए, और मैक्वारी ने भी जो है भारी डाउनग्रेड किया है आज, तो यहाँ पे जो है स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन भी देखने मिल सकता है। स्मॉल कैप से इसमें 2 स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे। टाइम टेक्नोप्लास्ट, यहाँ पे दुबई की आम में 50% स्टेक की जो है डिसइन्वेस्टमेंट हुई है $25 मिलियन के लिए, और नॉन कोर एसेट्स में 125 करोड़ रुपए का भी सेल हुआ है। इसके कारण जो बैलेंस शीट होती है इन कंपनियों की, इसमें एक इम्प्रूवमेंट देखने मिलता है। IG पेट्रोकेमिकल्स हमारा 6th स्टॉक रहेगा, जहाँ पे महाराष्ट्र में जो है उन्होंने अपनी फैसिलिटी जो केमिकल की है उसको कमेंस कर दिया प्रोडक्शन, और ये एक बड़ी मात्रा में कैपेसिटी वाली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। MSCI फोकस में अब रहने वाला है। GMR एयरपोर्ट्स एक सरप्राइज इंक्लूजन कैंडिडेट है MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में। नुवामा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $150 मिलियन का इन्फ्लोज GMR एयरपोर्ट्स में देखने मिल सकता है। और याद रखिए 60 और 70 लेवल्स पे जो है GQG पार्टनर्स ने भी, एक बड़ी FI है, उन्होंने भी हिस्सा लिया है कंपनी में। इसके अलावा MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में जहाँ पे वॉल्यूम्स में बहुत मूवमेंट देखने मिल सकता है, वो एडिशंस आए हैं। 5 ऐसे नाम है जहाँ पे वॉल्यूम्स में आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। वो है नेटवेब टेक, धानुका एग्रीटेक, ईथॉस, हेल्थ केयर ग्लोबल और जुपिटर लाइफलाइन। तो ये तो 8 स्टॉक्स हमने बता दिए, लेकिन जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो है खबर वाला स्टॉक, और मैंने पहले बताया था एक पैकेजिंग कंपनी है जो फोकस में रहेगा, और वो जो पैकेजिंग कंपनी है वो है EPL। पहले हमें इसे SL प्रोपैक बोलते थे, अब इसका नाम EPL हो गया है, और यहाँ पे कंपनी को जो है एक बड़ी क्लाइंट ऑर्डर की साइनिंग देखने मिल सकती है ब्राज़ील के मार्केट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हमें देखने मिल रहा है खबर के दम पे। तो ये 9 स्टॉक्स अपने रडार में रखिएगा। ये 9 स्टॉक्स है जिसपे कि आपको नज़र बना कर रखनी चाहिए, और सीधे तौर पे जो इन 9 शेयरों में आज सबसे ज़्यादा
कह सकते हैं कि हलचल देखने को मिला। हालांकि जो लिस्ट बताए हैं शीतोषर, उसमें जो है कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं MSCI इंडेक्स के, तो ये लिस्ट 9 से ज़्यादा होती हुई दिख रही है। इसमें GMR एयरपोर्ट्स देखिए सरप्राइज के तौर पे सीधे तौर पे हमने देखा कि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हुआ है। वैशाली, GMR एयरपोर्ट्स को लेकर क्या राय होगी आपकी? सो GMR मेरा व्यू पॉजिटिव है, बिकॉज आप देखेंगे कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द मार्केट चॉपीनेस ये स्टॉक ठीक ठाक ही है, इतना कुछ करेक्शन आया नहीं है। सो लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी देखेंगे तो अभी कल हमने देखा कि इट हैज क्लोज्ड एट अराउंड 88 लेवल्स ओनली, 89 यहाँ पे 88 89 पे। तो मेरा टारगेट यहाँ पे 100 है और 83 का सपोर्ट रहेगा। 83 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ मजबूती देखने को मिल सकती है। प्री ओपन में करीब 4.5% की मजबूती देखने को मिली है। एक शेयर देखिए किरण, सीधे तौर पे धानुका एग्रीटेक, इस शेयर में हमने एक बड़ी रैली देखी बीते कुछ सप्ताहों से। दबाव ये इस शेयर में जो है ना स्मॉल कैप, जो MSCI का स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें इसको शामिल किया गया है। आज हो सकता है कि यहाँ थोड़ा मोमेंटम देखने को, हालांकि प्री ओपन में तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो रहा है। क्या रहा होगी धानुका एग्रीटेक पे? आप मुझे पूछ रहे हैं धानुका, आई थिंक 990 का सपोर्ट है, तब तक ये ट्रेंड में कोई नुकसान ही नहीं है। 990 टूटता है तो फिर ये इसमें वीकनेस दिख सकती है, तब तक के लिए यहाँ से आप बाउंस देख सकते हैं। इट कैन गो टू 1090 टू 1100 तक, 1100 के ऊपर फिलहाल तेजी दिख सकती है। 990 का एक सपोर्ट होगा, 1100 के ऊपर जाता है तो एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। डिम्पी, और कौन सा स्टॉक है जहां आपकी नजर है? ठीक है, चंदन तापड़िया जुड़ चुके हैं, उन्हीं से पता कर लेते हैं उनके कौन कौन से स्टॉक्स हैं। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर अपनी ट्रेडिंग कॉल से कीजिए शुरुआत, फिर कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। बिल्कुल, देखिए नमस्कार। मार्केट में पिछले 2-3 दिन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट ओवरऑल ऐसा मान रहे हैं कि सेलेक्टिव मूवमेंट यहाँ पे बनेगा। हम 2 सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, एक तो रहेगा आपका फार्मा होटल और दूसरा रहेगा आपका IT रिलेटेड काउंटर। तो यहाँ पे मैं रिकमेंडेशंस की बात करूँ तो पहला ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक्स अपने आप को होल्ड किए जा रहे हैं। डेली और वीकली चार्ट में एक जो मोमेंटम है वो इंटेक्ट बना हुआ है, तो अपोलो हॉस्पिटल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 6450 का स्टॉप लॉस है, 6900 के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा पॉजिटिव सेक्टर IT से रहेगा। IT में HCL टेक, कोफोर्स, ये सब अच्छे लग रहे हैं और कोफोर्स में अब एक नया ब्रेकआउट बनेगा, तो कोफोर्स पे खरीदारी की सलाह। 6500 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 7000 के टारगेट। सो अपोलो हॉस्पिटल और कोफोर्स, फार्मा और IT, इन 2 सेक्टर से 2 स्टॉक्स यहाँ पे हम रिकमेंडेशन की सलाह रखें। बहुत ही बढ़िया। आज कफोर्ज ना वैशाली ने भी दिया है, उनकी लिस्ट में भी है एक सीमेक और कफोर्ज, और चंदन कह रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल और कफोर्ज। तो कफोर्ज बढ़िया खुल भी रहा आज, आप देख रहे हैं ना, करीब आधा % ऊपर आपको कफोर्ज की ओपनिंग मिल रही है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, दोनों शेयर्स पर हमारी नज़र होगी। कुछ एक और शेयर भी है, कोल इंडिया नंबर्स के बाद एक करीब 2.5% ऊपर खुल रहा है। विनोद मोदी, मैं कोल इंडिया पे नहीं क्वेश्चन है मेरा कोई भी एक सरकारी कंपनीज पे क्वेश्चन है कि जिसमें आपको लग रहा हो कि इस करेक्शन के बाद जो पिछले 2-4 दिन में हुई है, अब आपको वैल्यू बाय दिख रहा है। जो फ्रॉड थी, जो फालतू का ऊपर माहौल बना हुआ था, वो थोड़ा छट गया है। आपको कोई वैल्यू बाय दिख रहा है? कोई भी एक सरकारी कंपनी बता सकते हो, थोड़ा जल्दी बताएंगे तो काम होएगा। आई थिंक कि जहाँ तक वैल्यू बाइंग का सवाल है, डेफिनेटली बैंक एक ऐसा स्पेस है, मुझे लगता है अभी भी बहुत सारी कंपनियां, चाहे PNB की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, ये सब अभी भी 1x से नीचे में ट्रेड कर रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी वैल्यू बाइंग है। कोल इंडिया की बात करें, कोल इंडिया की डेफिनेटली वैल्यूएशन अभी भी काफी इंकरेजिंग दिखता है, क्योंकि इतने रनअप होने के बाद भी, और क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो वॉल्यूम कंसर्न पहले होता था कोल इंडिया के केस में, वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट नेक्स्ट 3 से 4 सालों में डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है, तो मुझे लगता है कोल इंडिया पे भी नजर रखना चाहिए, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से या अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से भी। BHEL एक दूसरा स्टॉक है जहां मेरा नजरिया पॉजिटिव होगा, क्योंकि द काइंड ऑफ जो ओवरऑल थर्मल सेगमेंट में हम लोग सुन रहे हैं और की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। लगभग 80 गीगावाट की एडिशन होनी है 2027-28 तक। BHEL को ऑर्डर बुक काफी इंकरेजिंग होने वाले हैं। एट द सेम टाइम जो उसके नॉन पावर वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक सेगमेंट है जहां पे हर करेक्शन में इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। तो ये सब 3-4 जो नाम है मेरे दिमाग में अभी के हिसाब से आ रहे हैं इन PSU स्पेस। ठीक है, डन। ये कुछ आपने नाम बता दिए सर, हमने नोटिस भी कर लिया। एक्चुअली हमारा 12:30 बजे कार्यक्रम है, तो आप जो हमको शेयर्स बता रहे हैं ना, ये हम 12:30 बजे फिर से दिखाएंगे, दर्शकों के सामने रखेंगे कि सभी लोगों का स्टांस क्या है, ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए।
हाँ जी मनीष जी। सीधे तौर पे लेवल फ्रीज हो चुके हैं, फटाफट बिना देरी के चलते हैं आपके पास, चर्चा करते हैं। आपने कहा था 45,000 के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए, ठीक है। 44,800 के आपने स्टॉप लॉस की बात की थी, 45,000 ऊपर खरीदारी करने की बात की थी। 45,056 पे हम खुल रहे हैं, करीब करीब 50 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक के साथ मैं शुरू करूंगा आज के लिए, क्या राय होगी? पहले 5 मिनट रुक जाइएगा, अगर 45,000 हम टिक जाते हैं तो आप बाय कर लीजिएगा, और अगर आपको 5 मिनट भी नहीं रुकना है तो मैं थोड़ा फेवर में हूँ आज कि आप 5 मिनट भी मत रुको। आप 44,800 का एक स्टॉप लॉस लगाओ, सिर्फ थोड़ा सा वॉल्यूम रखना, से मान लो 10 लॉट लेना चाहते हो तो 2 लॉट रखना, फिलहाल 20%, और आप 45,500 के एक टारगेट के लिए टिक जाओ बैंक निफ्टी पे। आज जो HDFC शुरुआत कर रहा है ना, वो भी ठीक कर रहा है, रिलायंस भी ठीक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि बाजार आज थोड़ा सा एक पुल बैक दिखाएगा, शॉर्ट पुल बैक हो सकता है, बट हो सकता है। 44,800 का स्टॉप लॉस, 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी प्लस, 2 लॉट के साथ प्लस करना है, और 45,500 तक का टारगेट है। पे जो है मजबूती बढ़ती हुई दिखेगी। 45,000 के ऊपर थोड़ी देर खुलता है, थोड़ा देर भी टिकता है तो आप तुरंत तेजी के पोजीशन बनाइए। 1 से 2 लॉट खरीदारी करके चल सकते हैं। 44,800 का लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 45,500 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। निफ्टी पे डिम्पी 21,664 के आसपास हम खुल रहे हैं। जो स्टॉप लॉस है 21,500, उससे काफ़ी ऊपर खुल रहे हैं। जो टारगेट है और स्टॉप लॉस उसके बीच कह सकते हैं, कम खुल रहे हैं। क्या रहा होगी इसमें? स्टॉप लॉस थोड़ा आपका डीप है, 21,500 इसका स्टॉप लॉस है, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, इसलिए आपको थोड़ा टिके रहना होगा, और 21,800 आपका टारगेट है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप बिल्कुल मिडल में, आपको जम रहा है कि मेरा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, मेरे को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से फैसला लीजिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 2 लॉट का एक्सपेरिमेंट ज़रूर करता, लेकिन मैं पहले बैंक निफ्टी के साथ करूंगा, फिर मैं निफ्टी के साथ करूंगा, क्योंकि मेरे को बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड दिख रहा है, और यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक मेरे को दिखता है बैंक निफ्टी के अंदर। इसलिए मैं, अगर आप दोनों इंडाइसिस में चुनूंगा तो मैं पहले बैंक निफ्टी को चुनूंगा, बाद में निफ्टी पे आऊँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको स्टॉप लॉस टारगेट बता देता हूँ, 21,500 का स्टॉप लॉस है, 21,800 का टारगेट है। टिल्ट थोड़ा सा मैं बुलिश होऊंगा इस पे, लेकिन मेरा फिर से कन्विक्शन थोड़ा आज हाई बैंक निफ्टी पे है। चंदन सर, आपका व्यू पॉइंट क्या? एक बार जरा मैं आपसे भी व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ, स्पेशली बैंक निफ्टी। सर जरा देख के बताइए, 44,800 के चांसेस कितने हैं टूटने के? ये बैंक निफ्टी की बात करें हम तो इस पूरे मूवमेंट में निफ्टी थोड़ा कम गिरा, बट बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा, और स्मॉल कैप मिड कैप में 2 दिन में करेक्शन देखने को मिला। बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर वीक है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि 44,444 एक मेजर सपोर्ट है, जो इसका 200 EMA भी है, 150 EMA के आसपास का 200 EMA के आसपास का लेवल भी है। और लास्ट टाइम याद से 10-12 दिन पहले जब मार्केट गिरा था तो 44,430 के आसपास का लो बनाया। तो मेरे हिसाब से 44,444 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। यदि ये लेवल तोड़ता है तो बाजार में फर्दर डाउन साइड बनेगी, अदरवाइज इस लेवल के सपोर्ट से कहीं ना कहीं एक बार 45,500 तक का बाउंस दिखाने का तैयारी करेगा। तो बायस मेजर चेंज नहीं हुआ है, बट इन लेवल को हम ध्यान रखेंगे। या तो आप 45,500 निकालेंगे तो मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगा, अदरवाइज 44,444 तोड़ने की कंडीशन में 800,000 पॉइंट के और डिक्लाइन के मार्केट में मूव बन जाएगी। डन, ठीक है। 5 सेकंड बाद ही मार्केट खुल जा रहा है, और इस समय 48 पॉइंट का पहला टिक निफ्टी पर आ चुका है। बैंक निफ्टी भी आज पॉजिटिव खुला है, 35 पॉइंट अभी निफ्टी पे आपको दिख रहे होंगे। मैं टॉप गेनर्स काउंटर्स भी आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। आज थोड़ी कांटे की टक्कर होगी एडवांस और डिक्लाइंस के अंदर। आप देख पा रहे हैं 925 शेयर इस समय करीब एडवांसेस के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। 56 पॉइंट ऊपर है। कोशिश करेंगे 45,000 के ऊपर सौदा प्लस करेंगे। जब तक 45,000 नहीं आएगा मैं बैंक निफ्टी पे सौदा प्लस नहीं करूंगा। 45,000 के ऊपर ही मैं इसमें ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं इसको लीव कर दूंगा। दूसरा पॉइंट है 1000 अब एडवांसेस आ चुके हैं। मैं शुरुआत में देख रहा हूँ इंडिया विक्स के अंदर अभी एकदम से स्लाइड ऊपर नहीं आ रहा है। और आज हिंडाल्को की आप पिटाई देखिए, करीब मेरे को जो दिख रहा है तेज़ गिरावट। और दूसरा JSW स्टील नीचे। अच्छा, हिंडाल्को में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? एक बार जरा चेक कर लेना, मेरे से मिस ना हो गई वो, इसलिए मैं थोड़ा इसको गलत ना रीड कर जाऊँ, इसलिए हिंडाल्को में बाहर ले लेता हूँ अपना। SBI लाइफ आज 0.5% ही नीचे है। और इसके अलावा भारतीय एयरटेल कमज़ोर ज़्यादा नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल ज़्यादा कमज़ोरी के साथ नहीं खुल रहा। चंदन सर की कॉल भी है इस पर। SCL टेक भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं खुल रहा है। सभी के सभी ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव है इस समय। और जब पोजीशंस जहाँ पे स्ट्रॉन्ग खुल रही है वो है कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, NTPC, M&M। ये कुछ एक शुरुआत में आज मजबूती के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ICICI बैंक और आइशर मोटर भी आज ऊपर है।
आज मेरे को निफ्टी में जो आईटी का कंपोनेंट है, रिलायंस का कंपोनेंट है, सॉरी ऑटो का और रिलायंस का कंपोनेंट है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हो सकता है दिन भर में आप काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को ऑटो शेयर्स और आज फिर से रिलायंस पे कुछ ट्रेड लेते हुए देखें और सुने भी आप। इसके अलावा कुछ बैंकिंग पार्टिसिपेशन भी अच्छा आ रहा है, जैसे कि आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, ये दोनों ठीक है। और मेरे को एसबीआई भी मिल जाए साथ में तो मैं बैंक निफ्टी भी थोड़ा बुलिश हो जाऊंगा। ये आप देख पा रहे हैं शुरुआत में अब 48 पॉइंट की बढ़त है, यानी कि निफ्टी अपने हाई को आज ओपनिंग के प्राइस है उसको तोड़ रहा है, ओपनिंग के प्राइस को तोड़ रहा है। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा और। एक बार जरा बैंक निफ्टी वापस से स्क्रीन पे दिखाइए। 45,000 के ऊपर थोड़ा टिकने लगे, ज़रूर बैंक निफ्टी के अंदर एक बार आना चाहिए। 45,000 के ऊपर वापस से आ गया है, प्लस करो 44,800 का स्टॉप लॉस लगा के और आपको आज 45,500 तक पुल बैक मिल जाना चाहिए। अगर नहीं भी मिलता 300 तक भी मिल जाए तब भी बुक करना, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे आ जाना। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। आज अगर आप कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी देख रहे हो ना तो आपको थोड़ा टिल्टेड दिख रहा होगा बाजार ऊपर, और ज़्यादातर कंपनीज आज आपको आज स्क्रीन पर जो दिख रही होंगी वो बैंक, ऑटोज़ और कुछ हद तक कंजम्पशन की है। जैसे कोल इंडिया नंबर्स अच्छे चल गया, हीरो मोटोकॉप बढ़िया चल रहा है, कल स्ट्रॉन्ग पुल बैक था इसका, एनटीपीसी का पुल बैक आज आ गया सरकारी कंपनीज में, ये बीपीसीएल का पुल बैक आ गया सरकारी कंपनीज में, रिलायंस अच्छा चल गया, टाटा मोटर्स वापस पुल बैक दे रहा है, और बीपीसीएल के अलावा एक और कंपनी है जिसका नाम है आइशर मोटर्स, के आज नंबर्स आने हैं, ये भी करीब आधा % ऊपर है। नंबर्स अनुमान के मुताबिक थोड़ा ठीक आने चाहिए। ये कुछ आपके सामने हमने पॉइंट्स रखे हैं। ठीक है, 36 पॉइंट है, थोड़ा जिगल कर रहा है मार्केट अपनी पोजीशंस को बनाने की, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कंडीशन के साथ आपको ट्रेड करना है। 45,000 के ऊपर थोड़ा टिकने दे बैंक निफ्टी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाने दे, थोड़ा महंगा लेना लेकिन पक्का लेना, फिलहाल अभी फंसने की खास ज़रूरत नहीं है। मनीष जी जल्दी से आप मिड कैप शेयर्स बता दीजिए, फिर मेहमानों से ओपनिंग के ट्रेड लेते हैं। सीधे तौर पे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि मजबूती आज देखने को मिली, थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा भरोसा दिख रहा है सरकारी कंपनियों में। वैसे आज के ट्रेड में देखिए आईटीआई में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मजबूती है, बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, आईडीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे मजबूती, आईटीआई में देखिए करीब 8% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए करीब 3% के आसपास मजबूत होता हुआ दिखा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिखाइए वहाँ थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, बैंक ऑफ इंडिया में देखिए वहाँ रिकवरी देखने को मिल रही है, MSCI इंडेक्स में जो शामिल हुए हैं उसके बाद GMR एयरपोर्ट्स में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है, टाइम टेक्नो प्लस देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है करीब 5.5% की, यूनिकेम लैब देखिए वहाँ करीब 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, मजगांव डॉक देखिए वहाँ थोड़ी खरीदारी आज के ट्रेड में बनती हुई दिख रही है, GMR इंफ्रा की तो मैंने बात की वहाँ मजबूती है। तो कह सकते हैं कि कल के गिरावट के बाद, पिछले 2-3 दिनों की गिरावट के बाद आज थोड़ी सी सरकारी कंपनियों में जो है ना वापस से खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा है। जेएम फाइनेंशियल देखिए वहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, साउथ इंडियन बैंक देखिए वहाँ करीब 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, एमआरओ टेक देखिए उसमें आज के ट्रेड में हम देखेंगे अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आज लग रहा है कि डिम्पी आईटीआई कुछ कमाल करता हुआ दिखेगा, 11% की मजबूती देखने को मिल रही है। जब मैंने निकाला था 5% के आसपास थी, अब 11% की मजबूती देखने को मिली है। डिम्पी चलिए ओपनिंग के सौदे लेने शुरू करते हैं और पहले चंदन सर से शुरू करते हैं। चंदन सर आपका ओपनिंग का ट्रेड जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैंने मार्केट शुरुआत से पहले 2 ट्रेड के बारे में डिस्कस किया, एक था अपोलो हॉस्पिटल और दूसरा कॉफोर्ज, एक फार्मा मेडिकल से और दूसरा आपका आईटी से। तो ये 2 काउंटर तो हमें अच्छे लग ही रहे, हमारा मानना है इनमें अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। उसके अलावा यदि आप दूसरे काउंटर की तरफ फोकस करोगे तो यहाँ पे मैं अगेन आईटी पे ही फोकस करना चाहूंगा। HCL टेक पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं, HCL टेक है वहाँ पे पॉजिटिव बायस लग रहा है, 1640 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1720 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा एक और काउंटर हमारे रेडार पे था सुबह, वो था बजाज ऑटो, तो 7880 है, 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस डाले, लगभग 7770 के आसपास का, यहाँ पे 8050 तक के मूवमेंट रहेंगे। तो बजाज ऑटो और HCL टेक 2 और काउंटर यहाँ पे हम पिक कर सकते हैं विद द व्यू कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, कोई बड़ा डेट मिलेगा नहीं, ओवरऑल कुछ ना कुछ मूव यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं HCL टेक, आप कह रहे हैं बजाज ऑटो, 2 आपकी तरफ से आज के ओपनिंग के ट्रेड है। सर जो कॉफोर्ज है ना अभी 55 रुपये ऊपर है, अगर आपको इंट्राडे टारगेट आपके लग गए हो हिट तो आप हमको बता भी दीजिएगा ताकि हम उसको ना एग्जिट भी करवा पाए व्यूअर्स को, ऐसा ना हो कि सिर्फ लेके बैठे रहे हो फिर बाद में नीचे आ जाए वो। तो सर चंदन सर आप बता दीजिएगा, हाँ जब भी हमको कॉफोर्ज से बाहर निकलना हो, आपको लग रहा 50, 55, 70, 75 रुपये बन गए बहुत हो गया तो हम बाहर भी करवाएंगे। बजाज ऑटो और HCL टेक जो चंदन सर की तरफ से कॉल है। कपिल आपके आज का ओपनिंग का ट्रेड।
जी, हमने थोड़ी देर पहले एस्कॉर्ट में एक ट्रेड दिया था और उसके नेक्स्ट दिन ही हमने 10% का एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम का करेक्शन देखने मिला हुआ था और एक दो दिन के सेटल हो जाने के बाद में फिर से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बेरिश कंटिन्यूएशन साइन मुझे देखने मिल रहा है। तो 2786 के लेवल पे चल रहा है और वो इसके डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस लेवल से ही रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 2830 के स्टॉप लॉस के साथ में एक शॉर्ट का व्यू बनता है और नीचे में उसके जो पहले के लेवल थे 2663 के, तो वहां पे वो स्टॉप प्राइस फिर से रिटेस्ट कर सकता है। तो एस्कॉर्ट पे शॉर्ट का व्यू है। एस्कॉर्ट्स पे शॉर्ट का व्यू है, ठीक है। यहाँ पे सर पुट भी ले सकते हैं इसकी क्या एस्कॉर्ट्स की, कि खाली ये शॉर्ट करे, इंट्राडे कर पाएंगे तो फिर मेरे को डिलीवरी रखनी पड़ेगी अपने पास। तो जी, इसके हम पुट ऑप्शंस में भी हमें प्लेन वाला 275 की इसकी नॉर्मल लॉट साइज होती है और मार्केट एक ट्रेंडिंग सिचुएशन में है ऑन द डाउन साइड, तो एट द मनी के लिए भी जा सकते हैं। 2780 की पुट है सर इसमें, 2780 की 2780 की पुट अवेलेबल है क्या? एक बार चेक कर लेंगे आप, अगर है तो फिर उसका टारगेट स्टॉप लॉस भी बताओ सर, बैक टू बैक। जब तक आप लेवल नोट कर लो 2663 एक डिफरेंस आ रहा है तो वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन के डेटा मेरे फ्लैश नहीं हो रहा है लेकिन एटीएम के लिए जा सकते हैं और जो हमने एक टेक्निकल लेवल्स बताए थे तो वही ऑप्शंस में उसके स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स बन जाएंगे। ठीक है, 2750 आपका हो गया। इस समय आप कह रहे हैं कि इस पुट को प्लस किया जा सकता है। वैसे हमने टारगेट आपके लिए लिख दिया 2663 है। पुट के भी भाव चेक करके लेना, मार्केट डाल के मत लेना, कई बार इलिक्विड होता है, लिक्विड ही ट्रेड आप लेना। निफ्टी इस समय नीचे आ गया 15 पॉइंट फिर से। तो मार्केट की जो प्रॉब्लम है ना कि वो टिक नहीं पा रहा है, वो प्रॉब्लम अभी भी है, इसलिए बी अवेयर, थोड़ा सावधान। बैंक निफ्टी भी नीचे आया है, ये 45,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा, पहले इसको थोड़ा टिकने देना चाहिए उसके बाद। अभी हालांकि इसने 44,800 ब्रेक नहीं किया, लेकिन फिर भी हम एक बार बैंक निफ्टी में भी थोड़ा और रुकेंगे और ज़्यादा कन्विक्शन मत लेना, 2-3 लॉट से ही एक्सपेरिमेंट करना, जो भी करने हो बस, इससे ज़्यादा नहीं। किरण सर आपके सौदे ओपनिंग का? सो ओवरऑल मार्केट जिस तरह से हमने ओपनिंग में बात की थी कि सेल ऑन राइज का मार्केट है तो थोड़ा कॉशियस वहां पे रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आईटी एंड फार्मा चल रहा है, मेरा कॉल जो रहेगा वो फार्मा के अंदर से रहेगा। फार्मा में सिप्ला हमें काफी अच्छा लग रहा है। सिप्ला के अंदर हम देख रहे हैं कि 1440-1420 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सिप्ला के अंदर ध्यान देना चाहिए। नीचे में जब तक 1420 होल्ड है, 1420 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली ऊपर में 1480 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिप्ला आप कह रहे हैं कि एक बार प्लस करके चलना चाहिए, तो सिप्ला आपकी बायकॉल हो गया। एस्कॉर्ट्स कपिल की तरफ से एक शॉर्ट है, उन्होंने 2750 की पुट प्लस करवाई है। चंदन सर कह रहे हैं कि एससीएल टेक और बजाज ऑटो हो गया, ये तो ओपनिंग के ट्रेड हो गए। अब हम जरा अपनी तरफ से पता करना शुरू करते हैं। शेयर इंडिया विक्स इस बीच 2-2.5% और बढ़ा है, अब ये 16.5 का विक्स हो गया। बी अवेयर, विक्स ज़्यादा हो रहा है। विक्स दो चीज़ों का सूचक है, एक तो वॉलिटिलिटी भी काफ़ी ज़ोरदार करवाएगा क्योंकि ओवाई एडिशंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में तो 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन खड़े हैं, इसको आदत नहीं है इतनी झेलने की, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सावधान रहिएगा। 44,800 आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक रेंज है। अभी कुछ ट्रेड मत लो, पहले 45,000 आ जाने तो फिर देखते हैं। आगे बढ़े, कुछ सौदे जरा चेक करवा लेते हैं ओपनिंग में ही। डिविस लैब कल भी बढ़िया चला, आज भी अच्छी ओपनिंग हुई है। चंदन सर एक बार चेक करना डिविस लैब। हम फार्मा पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और कंपैरेटिवली हमारा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करना पड़ेगा जब तक बाजार वापस नया चाल नहीं पकड़ता है। और इसी वजह से हमने अपोलो हॉस्पिटल डिस्कस किया, इसी वजह से हमने कोफोर्स के बारे में बात की, इसी वजह से एसएल टेक पे आ रहे हैं। तो आपने डिविस लैब की बात करें तो डिविस लैब एक बॉटम प्रोसेस दिखा रहा है और यहाँ पे 2 दिन पहले 3650 के बेस बने थे, 3620 3650 के, और अब पिछले लगभग 17 दिनों का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बन रहा है। तो थोड़े और मूव बनने चाहिए। 3720 का सपोर्ट सफिशिएंट है, ऊपर में लगभग 3950 से 400 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। ठीक है, डन। कपिल एक शेयर मैं आपसे ज़रा पता करता हूँ, आज मार्केट का मोमेंटम जहाँ पे है वो है इरकॉन पे है। एक बार ज़रा चलो छोड़ दो इरकॉन, ये रेलवे काउंटर्स अभी इसको थोड़ा और सेटल हो जाने देते हैं। एक शेयर आप चेक करो सर, सुंदरम फाइनेंस के नाम से है, ये 3700 प्लस का शेयर है सुंदरम फाइनेंस। देखना इसमें कोई पोजीशन बनती है क्या? 2-2.5% ऊपर है सुंदरम फाइनेंस।
सर बेसिकली ब्रॉडर स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा ही लग रहा है। मंथली चार्ट पे ऑल टाइम हाई के यहाँ पे ही चल रहा है 3 महीने से। इसका सीक्वेंस ऊपर की ओर चल रहा है। वीकली चार्ट पे थोड़ा सा इंटरमीडिएट करेक्शन होकर स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट लेवल के यहाँ पे आ गया है, और जो भी इसका प्रीवियसली अपसाइड मोमेंटम था साइडवेज के पैच की वजह से वो डाइजेस्ट हो चुका है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में बुलिश कैंडल फॉर्मेशन की वजह से लग रहा है कि यहाँ पे 3675 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस आ जाएगा, जो कि इमीडिएट लो है। और इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ में एक बाय का व्यू ऑफकोर्स इसमें हम बना सकते हैं, और ऊपर में जो इसके 3900 प्रीवियस हाइस थे तो वहां पे पोटेंशियल रखता है टच करने के लिए। देखिए सीधे तौर पे हिंडाल्को में हम देख रहे हैं काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को लिए 10% नीचे है, और कितना कमज़ोर आपको दिख रहा है, कहाँ पे आपको लग रहा है कि सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है? चंदन जी, आप यहाँ पे हिंडाल्को की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए मेटल काउंटर में थोड़ा सा हम साइड लाइन रहे। मेटल कंपैरेटिवली हाई बीटा भी होता है, और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। स्टॉक ने जिस हिसाब से 3 दिन पहले सरेंडर किया था, थोड़ा सा और डिक्लाइन बनना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार अवॉइड करें, नीचे में स्टॉक 510 से 505 तक के डाउन साइड को भी छू सकता है। 505 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। किरण देखिए बीएचएल में लगातार ये तीसरा सत्र होगा जब गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। क्या लगता है ये नीचे कहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा? 200 के आसपास या उसके नीचे भी जाता हुआ दिख रहा है क्या बीएचएल? हाँ, सो बीएचईएल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर, स्टॉक अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। राइजिंग ट्रेंड लाइन को भी उसने ब्रेक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास टेस्ट कर सकते हैं, जो 200 का लेवल है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेटिंग वॉच करना चाहिए। जिसके पास है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस रखे और फ्रेश खरीदारी के लिए वेट वॉच कीजिए। तो ये राय आती हुई सीधे तौर पर बीएचएल पे। चंदन जल्दी से आईसीआईसीआई बैंक को देखिए। अब ये दिन के ऊपरी स्तर पे ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं, 14 मिनट 15 मिनट कहीं कारोबार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश कर रहा है। अब 1000 के ऊपर आ गया है और उसके ऊपर टिक रहा है। क्या यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा मजबूत होता है? तो हो सकता है बैंक निफ्टी का जो डिम्पी लगातार बोल रहे हैं, मूड माहौल सुधार सकता है। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर चंदन क्या नजरिया है? देखिए, आप बात करें तो बाजार में रिकवरी आ रही है, बट कंसर्न ये है कि फॉलो अप आए, क्योंकि बाउंस बन रहा है वो ठीक है, बट बाउंस के बाद फॉलो अप आएगा तभी मार्केट 3-4 दिनों की मंदी और उसको संभाल पाएगा। और आईसीआईसीआई बैंक अपना काम कर रहा है, बट अब इसको 45,100 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी की बात करूं 45,100 के ऊपर इंट्राडे के लिए आईसीआईसीआई अपने आप को संभाल रहा है, बट 3 दिनों का जो हर्डल है 1013-14 उसके ऊपर निकालेंगे तब स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे कंडीशनल ट्रेड बनेगा। यदि बैंक निफ्टी को संभालना है तो आईसीआईसीआई बैंक को आज 1014 के ऊपर जाना पड़ेगा। 1014 के ऊपर जाते हैं तो आप 1030-1035 तक के टारगेट यहाँ पे देख सकते हो। तो स्टेबिलिटी है, बट अब फॉलो बहुत जरूरी है आईसीआईसीआई बैंक के लिए और बैंक निफ्टी और पूरे मार्केट के लिए। तो सीधे तौर पर फॉलो अप जरूरी है। कपिल सेल देखिए, लगातार हमने देखा नतीजे भी खराब देखने को मिले और तमाम सरकारी कंपनियों में दबाव देखने को मिला। सेल में गिरावट और बढ़ती भी दिख रही है। क्या राय होगी सेल को लेके आपकी? मुझे लग रहा है कि जो सेल का जो 100 पहले का जो मूव था उसको ऑलमोस्ट 100% रिट्रेस करके वहां पे कुछ डबल फॉर्मेशन पैटर्न बननी चाहिए। 118 के लेवल पे चल रहा है। नीचे में मैं इसके पोटेंशियल सपोर्ट लेवल देखता हूं तो कारण यहाँ पे 110 से 105 के बीच में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मीन्स मेटल्स में हमने एक सेलिंग प्रेस देखा हुआ है, तो थोड़ा सा और बढ़ने दीजिए, और 105 110 में जब रिवर्सल साइन देखने मिले तभी हम एक बाय का रिजल्ट बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा पेन इस स्टॉक में दिख रहा है। वेल हिंडाल्को 10% नीचे है, बल्कि उसको देखा देखिए जिंदल स्टील एक बार आपसे स्क्रीन पे लेके आई है, वो भी करीब 10% नीचे है। सेल के अंदर भी गिरावट है, वो भी काफ़ी अच्छी बुरी तरह से इस समय टूटता दिख रहा है। तो पूरा मेटल पैक इस समय थोड़ा लहूलुहान है आज, और ज़्यादातर आपको बड़ी कंपनीज जिसमें काफ़ी ट्रस्ट होता है काफ़ी सारे लोगों को, उनमें भी आज बड़े कट देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ मैं और आज नोटिस कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, वो नोटिस ये हो रही है कि आज डाइवर्जेंस भी है। आपको अगर आप देखेंगे ना तो आज जो कमज़ोर शेयर हैं आईटी के, जो सरकारी कंपनीज़ हैं, उसमें से अभी भी आपको शेयर मिल जाएंगे काफ़ी सारे, ठीक है। जैसे आईओबी है, एमएमटीसी है, ये शेयर आज भी 5% नीचे हैं। इन शेयर्स के अंदर आज भी गिरावट है, ठीक है। एक हुडको नाम की कंपनी है, ये भी 7% नीचे। एनबीसीसी है, ये करीब 8% इस समय नीचे है। लेकिन अगर आप वैसे बड़े शेयर चलेंगे तो उसमें आईटीआई आपको दिखेगा, आईआरएफसी आपको दिखेगा, ये कुछ एक वो शेयर्स भी हैं जो चल भी रहे हैं। तो आज क्या है ना, सरकारी कंपनी थोड़ी बट गई हैं। एनबीसीसी नीचे तो आईटीआई ऊपर है 6% 7%। तो ये डाइवर्जन जो है ना सरकारी कंपनीज का हुआ है, और उसमें कुछ रेलवे वाली कंपनीज थोड़ा पुल बैक स्मार्टली दे रही है। आईआरएफसी है, आरवीएनएल है, ये ऊपर आई हैं।
तो एक ही फैसला, एक ही चीज़ से आप ना मापिएगा हर चीज़ को। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एक और शेयर ज़रा चेक करवा लेते हैं। मैं ज़रा बड़े शेयर्स पे आना चाह रहा हूँ आज। मेरे को छोटे शेयर्स में कंफर्ट भी नहीं आ रहा है, बड़े शेयर्स में आते हैं। HDFC लाइफ, चंदन सर एक बार ज़रा आप चेक करेंगे। HDFC लाइफ आज शुरुआत में मैं इंट्राडे पोजीशंस लेना चाहता हूँ, ले सकता हूँ क्या सर HDFC लाइफ? HDFC लाइफ मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, डेली में 3 दिनों के बाद हल्का सा टिका है, बट कंसिडरिंग कि ब्रॉडर मार्केट में फॉलो अप नहीं आएगा तो जो ओवरऑल वीक काउंटर वो टिक नहीं पाएंगे। तो एज ऑफ नाउ तो अवॉइड ही करूंगा। 586 के ऊपर जाएगा तब जाके यहाँ पे व्यू चेंज होगा। ठीक है, कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी हमारी टीम ने बनाए हैं जिनमें आज काफ़ी तेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जरा मैं आपकी स्क्रीन पर वो लेते आके आता रहूँगा, आप जरा इसको स्पीड से दिखाइए, ट्रेंडिंग स्टॉक्स को दिखाइए जरा। ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन कौन से आज हमने रखे। ये सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स का मतलब ये है कि इनमें लोगों का पार्टिसिपेशन है, इंटरेस्ट है। ITI आज 6.5% ऊपर है, और मैंने अभी आपको कंपेरिजन करके बताया था कि कौन सा शेयर आपको उसके अगेंस्ट में टूट गया। NBCC आज नीचे है, तो सरकारी कंपनी का डाइवर्जेंस है, ये आपको थोड़ा ध्यान में इसके लिए रखना होगा। वापस से दिखाइए जरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर कौन कौन से शेयर्स को डाला गया है। HEG को टूटा है, तो स्वाभाविक सी बात है ग्रेफाइट भी थोड़ा टूटा हुआ होगा। सेल, JSW स्टील, हिंडाल्को, ये सब के सब मेटल कंपनीज आज कमज़ोर है। तो आज आपको मेटल्स में एग्रेसिव नहीं होना, बल्कि इनके पहले सपोर्ट्स को चेक करवाना है कि कहाँ पे आपको ट्रेड देखना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए। और प्लेटर ज़रा स्पीड से बदलते जाइए। मैं कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक्स मार्केट के ले लेता हूँ जहाँ पे भी मार्केट के अंदर आज ट्रेड बनता दिख रहा है। ओके ठीक है, तो कुछ शेयर मैं जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से ट्रेंडिंग स्टॉक्स के नाम पे। ठीक है, आप ज़रा दिखा लीजिएगा इसके अंदर GPPL, जिसको हम गुजरात पीपा पोर्ट के नाम से जानते हैं, वो ट्रेंडिंग स्टॉक है, 3.5% ऊपर है और आज बढ़िया शेयर है। एक आप शेयर और डालिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, वो हीरो मोटोकॉर्प है, कल भी अच्छा क्लोज देखे गया, आज अच्छी ओपनिंग है, वो भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, उसको भी आप डालिए। आप एक डालिए औरबिंदो फार्मा को, अभी 1000 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, ये भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक बनेगा। औरबिंदो फार्मा, किरण सर एक बार आपकी रिकमेंडेशन, 1000 के ऊपर टिका रहेगा तो बढ़िया शेयर माना जाएगा क्या? सो औरबिंदो फार्मा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न देख रहे हैं हम, कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक रेंज के अंदर था, उस रेंज के अपर बैंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह से देयर आर चांसेस कि मार्केट में अगर डिफेंसिव बेट स्टार्ट होती है तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। तो जब तक 1020 के ऊपर है, डेफिनेटली मेरे हिसाब से हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 100 डेज मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं वो 1000 का है, तो 1000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए और करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। 1000 की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग करेंगे, ऊपर में कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि हम 1050 1060 तक के लेवल देख सकते हैं। ठीक है, एक मैं आपको और डाइवर्जेंस दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मनीष जी भी आपको कुछ शेयर्स बता देंगे। पहले जरा निफ्टी लेके आइए, उसमें 66 पॉइंट की गिरावट है, वो 21,500 के बेहद करीब आ गया है। ठीक है, 21,552 आ चुका है। लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ गिरावट अभी भी 40 पॉइंट की है। ये 21,000 का इंडेक्स है, उसके अंदर गिरावट 63 पॉइंट की है। बैंक निफ्टी 44,000 का इंडेक्स है, उसके अंदर गिरावट सिर्फ 40 पॉइंट की है। और उसने अपना 44,800 बचा रखा है, इसने अपना 21,500 बचा रखा है, दोनों बिल्कुल रॉक बॉटम पे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं मनीष जी जरा आप विंडो में मनीष जी को लेके आइए। वो पहले मेरे को लेके आते हैं, अब मैं जरा मनीष जी को विंडो पे लेके आता हूँ। मनीष जी को जरा विंडो में दिखाइए। मनीष जी, बैंक निफ्टी 44,800 देखते ही देखते 90 पॉइंट ऊपर आ गया। मैं तो बोलना भी शुरू ही नहीं किया, तो ये थोड़ा पैरे ऊपर आ रहा है। 44,800 का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशंस रखिए। और मेरे को ऐसा 45,000 भी पार हो गया, 45,006 भी पार हो गया। ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक जुप करके भरेगा माल को। और ठीक है, देखते हैं। अब तो खैर आपको मैं बड़ा विंडो में लेके आने में लेट हो गया, मेरे हाथ से करीब 150 पॉइंट वैसे ही निकल के बात करने में। मैं चार्ट खोल के देख रहा हूँ, 44,850 के पास आपने बोला है, पहला टिकी 45,000 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, मैं वही देख रहा हूँ। मतलब आपने जो कहा ना विक्स और वो हालत एक्सपेक्ट है, मैं चंदन सर के साथ, हाँ हालात ये डिम्पी, मैं चंदन सर के साथ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे को लगता है 45,150 तक आ जाएगा पहले, और उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे। आपको मैं फिर से बताता हूँ, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट पे आओ। जितना बढ़िया स्टॉप लॉस के पास आके आप माल लोगे, उतना जल्दी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनेगा और आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट लेके बाहर भी निकलना है। मेरा पहला टारगेट 45,150 का, जो चंदन सर ने आज नोटिस करवाया हुआ है। एक बार ये पार होगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज में बैंक निफ्टी और तेज करेगा। बट बी अवेयर, थोड़ा सावधान। बाजार में जो वोलेटिलिटी है ना, वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना है, जल्दी प्रॉफिट लेने हैं।
डिम्पी, बाजार में जो वोलेटिलिटी है ना, मेरे हाथ में पानी का गिलास है, जब तक आप पानी पिएंगे ना तब तक पता चला या तो टारगेट हिट हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब देखिए मनीष जी, मैंने आपसे बोला ना कि अब देखिए वो समय सर, चला गया है कि अब आप चला गया है डिम्पी अब देखिए 45,080 अब जो है 45,100 को पार करने वाला, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। एक बार कैंडल, अगर कैंडलस्टिक चार्ट दिखा सकते हो दिखा दीजिए। आज चर्चा मैं सुबह जब कर रहा था डिम्पी, तो मैंने कहा था ना, इससे पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था कि मुझे याद है कि 9:20 के आसपास हमने चर्चा शुरू की थी। उसके बाद जो क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली थी शॉर्ट कवरिंग के दर पे, जो भी था कि 45,000 के ऊपर टिकने की आपने बात की थी, मुझे अच्छे से याद है। और उस दिन मुझे याद है कि 44,800 के लेवल को उसने होल्ड किया था, स्टॉप लॉस वही था, और 45,300 350 तक तो इस शो में होता हुआ दिखा। बाद में हम चले गए तो फिर 45,500 तक भी गया। अब देखिए 45,100 के ऊपर आता हुआ, और निफ्टी भी अब हरे निशान में। खरबूजे को देख के खरबूजा जैसे रंग बदलता है, निफ्टी भी अब सीधे तौर पे हरे निशान में। जी डिम्पी, मैं यही बात कह रहा था मनीष जी कि आपको बस लॉ पे आसपास पकड़ना है। चंदन सर, मेरे को एक पॉइंट आपसे क्लियर करना है, 45,150 अगर आज बैंक निफ्टी पार कर जाए तो चांसेस कितने हैं? 300 पॉइंट और रिकवरी दिखाएगा, और ये बहुत फास्ट दिखाएगा सर। इसके साथ ना दो मेजर चीज है सर, इसकी तो ओआई बहुत बढ़ा हुआ है, थोड़ा विक्स हाई है इसका। बिल्कुल, मेरे हिसाब से 45,150 का जोन है यहाँ पर टिकना जरूरी है। वो टिकते ही आप 45,500 के रास्ते खुल जाएंगे। और डिम्पी, ये बहुत जरूरी यहाँ से टर्न होना, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज यदि टर्न होता है तो मैकेनिकल इंडिकेटर में जो नेगेटिव क्रॉसओवर है वो यहाँ पे कूल डाउन हो जाएंगे। एग्जैक्टली जो 200 डेमा के आसपास का लेवल है वो यहाँ पे होल्ड किए जा रहे हैं। तो आज यदि रिकवरी होता है तो कहीं ना कहीं वापस थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर भी यहाँ पे बनेंगे, और आईसीआईसी बैंक यहाँ पे लीड लेगा उस कंडीशन में। तो मेरे हिसाब से 45,150 के ऊपर हम 45,500 तक के लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है वो ऑप्शन से ट्रेड करें, और या फिर अपना ट्रेलिंग जो है उसको 44,800 के आसपास रखें। आप दोनों बोलते रहिए, जैसे से बोल रहे हैं ना वैसे से निफ्टी बैंक जो है दिन के ऊपरी स्तर पे जा रहा है। अब 45,150 के ऊपर हम पहुंचे। अभी आज का जो हाई है, जस्ट कुछ सेकंड पहले हाई बनता हुआ दिखा है 45,164 का, कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिली है। और जिस तरीके से आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक इस समय रिकवरी देखने को मिल रही है ना, वही संकेत दे रहा है कि यहाँ से बाजार में रिकवरी देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक जो है ना सीधे तौर पे ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। आईसीआईसी बैंक में अब तेज़ी और बढ़ गई है, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, वहाँ से अब देखिए तेज़ी और बढ़ गई, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती आईसीआईसी बैंक में देखने को मिली। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिली। तो ये दो बैंकिंग स्टॉक्स है जो सीधे तौर पर जो है बैंक निफ्टी को ऊपर खींच रहे हैं। उसके दम पे हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहा है। हो सकता है यहाँ से और थोड़ी मजबूती देखने को मिले। डिम्पी, यहाँ से एक और मजबूत ब्रेकआउट के लिए कितना देर और इंतजार करेंगे 45,100 के ऊपर टिकने का आप? देखिए, अब चंदन सर ने बात क्लियर कर दी कि 45,150 के ऊपर अगर हम टिक जाए थोड़ी देर भी, तो फिर हमको 45,500 के रास्ते आज में मिलेंगे। बट मैं फिर से बोलूँगा, जिनको एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग 150 पे भी करें। हमने सुबह आपको खुल्लम खुल्ला बताया कि 44,800 के आसपास जितना हो सके उतना ले लीजिएगा। 2 लॉट के साथ ही आप काम कीजिए भले, लेकिन आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड आपको चेक करना है। आज का लो आप देखेंगे 44,800 ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। आज का मैं लो भी आपको बता देता हूँ, मैंने स्क्रीन पे नोटिस कराया, वो है 44,819 का, और वहाँ से भी आप 44,100 पे है। तो 200-300 पॉइंट बहुत होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। मैं लो टू हाई कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो चलो आपने 100 पॉइंट भी कमाए होंगे, और एक 15 का एक लॉट है। अगर आपके पास 2 या 3 लॉट के आपसे अपने काम किया है तो 3,000 रुपये आपको एक झटके में मिल गए हैं। और मेरा मानना है कि 150 एक बार क्लोज करने की मैं वेट करूंगा, यानी कि इसके ऊपर आने की वेट करूंगा। चल गया तो बढ़िया मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी पे मिलेगा। ये कुछ एक और है, चीनी वाले शेयर हमने ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हैं। आज शुगर स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। आज ज़्यादातर शुगर स्टॉक्स के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ये थोड़ा लीक से हट गए वाले शेयर्स हैं, अब जल्दी जल्दी नोटिस नहीं होते हैं, बट फिर भी आप इन शेयर्स पे एक बार दूरी बना के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एक बार ज़रा केमिकल्स वाले शेयर्स भी दिखाइए, वहाँ पर भी गिरावट है आज, और इसमें हिमाद्री, बासफ, पीसीबीएल। एक और चीज़ में थोड़ा एक्सपीरियंस से थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, अगर केमिकल्स के पुल बैक को आपको खेलना है ना तो आपको बड़े शेयर्स में आना चाहिए, एसआरएफ जैसे शेयर्स में। एक काम करें, चंदन सर भी हैं, कपिल भी हैं और किरण सर भी हैं, उनसे ज़रा पता कर लेते हैं। कपिल, मैं आपसे पता कर रहा हूँ, एक बार ज़रा एक केमिकल का शेयर एसआरएफ है उसको चेक करना। आपको ठीक लग रहा है क्या? एसआरएफ से चेक करो।
जी एसआरएफ बेसिकली काफी टाइम से इसका जो मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, डेली चार्ट देख रहा हूँ, तो काफी रेंज बाउंड मोमेंट में ही आ रहा है। सारी की सारी मूविंग एवरेज फ्लैट होती हैं। अगर इस केस में अगर कुछ ब्रेकआउट आता भी है तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो ब्रेकआउट ज्यादातर सस्टेन नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी डायरेक्शनल लेस चार्ट है। ब्रॉडली स्पीकिंग 2330 ऊपर में और 2250 से नीचे में, तो ये 80 पॉइंट की रेंज में ही स्टॉक प्राइस ढूंढ रहा है। कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ या कोई डायरेक्शन वाइज इस स्टॉक की क्लैरिटी चार्ट पे नहीं है। ठीक है, डन। इस बीच कुछ और शेयर्स पता करते हैं। क्या HDFC को हमको ट्रस्ट करना चाहिए? आज की जो बढ़त या हरे निशान में आ रहा है ये, एक बार जरा किरण सर आप इसको चेक करेंगे। HDFC को ट्रस्ट करें कि आज नहीं करें? HDFC बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा आज 45,500 लेके जाने में। ट्रस्ट करें कि नहीं करें? और ठीक है, चंदन सर एक बार जरा आप चेक करके बताएंगे HDFC बैंक को ट्रस्ट करें कि नहीं करें सर आज? मेरे को इस पे ना डाउट होता है हमेशा HDFC बैंक पे। देखिए मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, ट्रस्ट तभी करें जब उसमें कुछ इंडिकेशन मिले। तो आपको यदि एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग के लिए ट्रस्ट करना है तो लेवल को ट्रस्ट करो, थोड़ा बहुत ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को ट्रस्ट करो, क्योंकि HDFC बैंक पहले ये एक इंडिकेशन दे कि गिरना बंद हो चुका है। पिछले लगभग आप 7 दिनों की बात करें, उससे पहले तो काफी बड़ा डेंट आया था। 7 दिनों से देखे तो 1480 से धीरे धीरे 1390 के आसपास चल रहा है। मेजर सपोर्ट 1333 1350 के आसपास है। बट एज ऑफ नाउ जब तक 1400 1415 का लेवल नहीं निकालता तब तक बोलना मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपका डेली सेटअप भी वीक है। वीकली में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा भी बैकफायर हुआ तो डाउन साइड मूव ओपन हो जाएगा। तो स्टेबल हो जाए वही सबसे बड़ी बात रहेगी। मैं तो यहाँ पे 1400 1415 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे HDFC बैंक को टच करने या देखने की सलाह रखूं। तो ये रहा सही तौर पे HDFC बैंक और एक्सिस बैंक पे। आज हालांकि थोड़ी रेलवे स्टॉक्स में देखिए हमने गिरावट देखी थी, लेकिन आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। IRFC देखिए करीब 6% की मजबूती, RVNL 3% की मजबूती, इरकॉन में करीब करीब 3% की मजबूती देखने को मिली। IRFC तो अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही देखने को मिल रहा है। कपिल, जिन 3 स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या इसमें किसी के रिकवरी पे आपको भरोसा है या आपको लगता है कि नहीं मौका मिल रहा है एक बार प्रॉफिट बुक करके तीनों से निकल जाए? जी RVNL का मैं स्टॉक नॉर्मली ट्रैक करता हूँ, और वहां पे मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले काफी टाइम से ऑलमोस्ट जुलाई 2023 से स्टॉक प्राइसेस में जो भी करेक्शन आए हुए हैं वो आपकी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के यहाँ पे सेटल हुए हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स होगा, लेकिन RVNL की काफी अच्छी डिक्लाइनिंग मोमेंटम आ गई है, जो इसकी मूविंग एवरेज जो काफी अच्छे सपोर्ट लेवल से ट्रेंड नेविगेटर की तरह काम कर रही है। तो वहां पे हमें थोड़ा सा ऊपर में रिकवरी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 240 का लेवल है और ऊपर में इसके कुछ हर्डल्स हमें 255 से 260 तक के देखने मिलने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म प्ले हो सकता है, और जिसके पास बड़ी क्वांटिटी पहले की बाई होती है तो इस बाउंस बैक में एक पार्शियल क्वांटिटी 260 के यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बनता है। सीधे तौर पे IRFC पे आज के ट्रेड में देखिए चंदन, थोड़ा सीधे तौर पे ICICI प्रू, चोला फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। अगर मुझे इनमें से ICICI प्रू और चोला फाइनेंस में से किसी एक पे किसी को खरीदना हो तो किस पे आप जाना पसंद करेंगे? कौन आपको ज़्यादा मजबूत दिख रहा है यहाँ पे भी? चोला फाइनेंशियल? बिल्कुल, मैं तो दोनों को ही अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट चोला फाइनेंस तो मैं अवॉइड करूंगा। दोनों में यदि आप कंपल्सन की तरफ रखोगे तो मैं ICICI प्रूफ पे फोकस करूंगा। ICICI प्रूफ पे ध्यान रखे तो 497 498 का सपोर्ट है 525 के स्विंग के लिए, बट मेजर स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है इसके लिए। आई डोंट नो कि सस्टेनेबल मूवमेंट रहेगा या नहीं रहेगा। उसके अलावा यदि आप पूछते हो तो मैं एक नाम आपको देता हूँ। हम फार्मा के स्टॉक्स की तो बात कर चुके हैं, जैसे कि डिविस है, अपोलो हॉस्पिटल है, इन सब की। एक नॉन FNO में काउंटर देना चाहता हूँ, सेलेट होटल। सेले होटल अभी लगभग 830 832 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आना चाहिए। मेरा मानना है कि 818 के सपोर्ट से इसको लें ऊपर में 870 तक के टारगेट के लिए, यानी कि मौजूदा लेवल से 4-5% की रैली। तो ये काउंटर में अपनी तरफ से यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ। सिलेक्ट होटल एक शेयर है जो पसंद आ रहा है इनको। सिलेक्ट होटल करीब करीब 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। अगर डिफेंसिव प्ले करना हो इस बाज़ार में कहीं कपिल, तो क्या कोलगेट पामोलिन जैसे स्टॉक्स में या ITC ब्रिटानिया जैसे कोई शेयर आपको पसंद दिख रहा है? क्योंकि इसमें हल्की हल्की खरीदारी आज के ट्रेड में देखने को मिल रही है। जी अगर ऐसे मामले में डिफेंसिव स्टॉक्स में अगर कुछ फोकस करना होता है तो मैं कंज्यूमर स्टेपल पे अभी इतना फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि रेंज बाउंड मोमेंटम है और किसी स्टॉक में नेगेटिव मोमेंटम है। तो फोकस करना है तो फार्मा स्टॉक ही ठीक रहेंगे, जहां पे हमें डेविस लैब है, डॉक्टर रेड्डी है, वहां पे हमें एक अच्छा सा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है।
तो वो चुनिंदा स्टॉक्स रहेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं और नितलेश पावस्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज का एक ऑप्शंस का ट्रेड बताने के लिए। नितलेश सर बताइए जरा आज का ऑप्शंस का ट्रेड, ऑप्शंस का चैंपियन दिखाइए। देखिए लुपिन में मुझे लग रहा है आवरली चार्ट के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है, साथ साथ एक बेरिश फ्लैग का फॉर्मेशन बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लुपिन में 1600 रुपए का पुट ऑप्शन जो है वो 38 से लेके 40 इस रेंज में लोग ले सकते हैं। 35 रुपीज मतलब यहाँ से सिर्फ 5 या फिर 4 रुपए की होगी और पहला जो टारगेट होगा वो 50 से लेके 55 रुपीज का होगा। ठीक है, तो ल्यूपिन आप कॉल प्लस करवा रहे हैं ना, पुट प्लस करवा रहे हैं? ठीक है सर, आपको वीक लग रहा है क्या ल्यूपिन? लुपिन में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। देखो सेक्टर वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो फार्मा जो चल सका है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग हमें हायर लेवल से देखने को मिल सकती है, क्योंकि लुपिन का अगर हम लोग डेली चार्ट देखेंगे तो 1700 का एक हाई लगा के उस हाई के ऊपर अभी तक वो सस्टेन नहीं कर रहा था, तो 1600 के नीचे कंटिन्यूसली वो ट्रेड कर रहा है। तो लग रहा है आज और कल के दिन में लुपिन में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल है, इस वजह से लुपिन में पुट ऑप्शंस बाय करना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने भी चेक किया सर 15 मिनट के चार्ट के अंदर, मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म इसको चेक कर रहा हूँ और मेरे को भी लग रहा है कि रेजिस्टेंस तो है। ठीक है, नोटिस कर लेते हैं सर। और आप बता रहे हैं कि इसमें 35 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि मेरे को आपका ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस वगैरह थोड़ा जस्ट मेरे को ठीक लग रहा है। 35 रुपये का एक स्टॉप लॉस आप बता रहे हैं सर। ये 38 की है ना ये पुट जो है 1600 वाली स्ट्राइक की? नितलेश सर आप हैं लाइन पे? ये 1600 की स्ट्राइक 38 रुपीज़ की है ना सर? जी जी 38। ठीक है, 38 का सर हमें ट्रेड ले रहे हैं आपके कहने पर, और इसमें 35 रुपये का एक स्टॉप लॉस डाल रहे हैं। 50 रुपये से 55 रुपये तक का एक टारगेट डाल रहे हैं। 8,500 रुपये का प्रॉफिट होगा, 4,000 का लॉस होगा। थोड़ा एक्टिव रहिएगा इस पुट के अंदर, और ये आपको सर ने दी है। स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा और टारगेट को भी 50 से 55 रुपये टारगेट आए तुरंत बुक करना है, स्टॉप लॉस आए तुरंत काटना है सौदे को, और कोशिश करना 1-2 लॉट से ज़्यादा ना लेना। 1600 की पुट है स्ट्राइक की, एट द मनी चल रहा है ये, 1602 का इस समय सामने भाव है, तो आप एक सौदा ले सकते हैं आप। ठीक है, डन सर नितलेश सर, थैंक यू वेरी मच पुट हमको ये बताने के लिए। देखते हैं और अभी मार्केट के अंदर कौन कौन से ट्रेड मिलते हैं। फिलहाल फ्लैट हो चुका है फिर से, लेकिन बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है अपने आप को थोड़ा हील करने की, ठीक करने की, और अभी वो 45,150 के ऊपर ही है। निफ्टी के अंदर आज ट्रेड नहीं है, आज दिन बैंक निफ्टी का है। हमने सुबह भी आपसे कहा था मेरा कन्विक्शन बैंक निफ्टी पे ज़्यादा हाई है। निफ्टी मेरे लिए आज का दिन नहीं है। निफ्टी को मैं करूंगा काम बाद में, अभी नहीं करूंगा, बट मैं बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड मेरा आज पक्का मन था, और एक राउंड का प्रॉफिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे। अगर आज आपको ठीक लगता हो तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लो, नहीं तो फिर आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। डिम्पी आगे बढ़े, एक दो शेयर और पता कर लें। बैंक निफ्टी में जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है ना, और ऐसे ऐसे बैंक जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, चंदन जिस तरीके से बताया उन्होंने 41,150 का, मुझे तो भरोसा है कि शाम होते होते ना बैंक निफ्टी पे आपने जो राय दी उसको लेके एक प्रोमो बनना तय है। बस इतना ही कहना था मुझे। नहीं सर, ये तो अभी भी आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि हालांकि फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्या करूंगा, मतलब मार्केट में अगर आ गया ऊपर तो फिर उसके बाद फिर देखते हैं, एक ट्रेड आपको और बता देंगे। ठीक है सर, आगे बढ़े। चंदन सर एक बार जरा एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है। ये जरा हुड को चेक करेंगे सर आप। हुड को एक कैश का स्टॉक है, 7.5% करीब नीचे है, 1-2 दिन से टूट भी रहा है सर। एक करेक्ट होके कहाँ तक आ सकता है और नीचे? बिल्कुल, मैं भी अपनी तरफ से 2 स्टॉक जिक्र करना चाहूंगा। देखिए हुड को आपको याद होगा हमने बजट के दिन यहाँ पे रिकमेंड किया था, और अपना यहाँ पे टारगेट हिट हुए थे। बजट के स्टार्ट में 180 के लेवल थे, और उसके अगले दिन 220 यानी लगभग 20% की रैली देखी थी। तब एक बार थोड़ा सा इसको डिक्लाइन आने दो, 150 के आसपास वापस यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनेगा। अब मैं अपनी तरफ से 2 ट्रेड और देना चाहूंगा बिफोर वी क्लोज द शो। सेले होटल अच्छा लग रहा था, जो ऑलरेडी हम रिकमेंडेशन दे चुके हैं, और उसके अलावा एक एफएनओ में काउंटर है ट्रेंड पे मेरा मानना है मूवमेंट रहेगा। हालांकि बाजार थोड़ा परेशान कर रहा है, इसके लिए इतना बड़ा मोमेंटम नहीं बन रहा है, बट ट्रेंड में फॉलो बनना चाहिए। जिस हिसाब से एक बड़े मूव के बाद 2 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे अप मूव बनना चाहिए। 3,750 का सपोर्ट है, ऊपर में 4,000 तक के टारगेट के लिए। हुड को थोड़ा डीप आने दे। सेले होटल और ट्रेंड है, 2 नए ट्रेड रहेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, शेरेट होटल और आप ट्रेंड बता रहे हैं, और ये हुड को पे तो मैंने खैर मैंने आपसे पता किया था। तो शेलेट होटल्स,
ट्रेंड। अच्छा सर, आपने एससीएल टेक दिया था, बजाज ऑटो दिया था, उसका अपडेट देना आपको कुछ? बजाज ऑटो का, एससीएल टेक का कोई अपडेट देना आपको चंदन सर? बिल्कुल बिल्कुल। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, मूवमेंट आया उसमें, तो मेरा तो यही सलाह रहेगी कि छोटे छोटे मूवमेंट आए, कैप्चर कर लीजिए, कैप्चर करके आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि मार्केट में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, रिकवरी हो रही है, इतना स्ट्रेंथ नहीं है, आप अपना चर्निंग करते रहिए, क्योंकि मेजर दावेदार ये आज बैंक निफ्टी निभा रहा है। तो सेलेक्टिव बैंकिंग काउंटर प्लस कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर जैसा कि फार्मा हुआ या फिर आईटी हुआ, वहां पे भरोसा रहेगा। सलाह यही रहेगी कि छोटे छोटे मूव में आप प्रॉफिट करते रहिए, क्योंकि बाजार में आपको ये ध्यान रखना है, हर बॉल पे 4 और 6 नहीं लगेगा, आपको सिंगल और डबल भी लेते रहने चाहिए। तो छोटे छोटे इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको छोटे छोटे प्ले यहाँ पे करते रहने चाहिए, छोटे छोटे मुनाफे आपको बांधते रहने चाहिए। और कफोर्ज पे भी आपको कुछ अपडेट देना है सर? कफोर्ज भी आपका ट्रेड था, अपडेट देना है तो मेरे को बताइए, फिर पूजा के पास चलना होगा हमको। अब नीचे में 6540 तोड़ता है तो निकलने की सलाह दे दूंगा कि छोटे बहुत नुकसान में भी आप निकल जाइए। ठीक है, 6540 पे भी आपको एक बार निकलना हो तो एक बार आप निकल भी सकते हैं। ठीक है, पूजा त्रिपाठी को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं और पूजा के पास आई होप कि सरकारी कंपनीज पे ही अपडेट होगा। पूजा, सरकारी कंपनीज पे है जानकारी? जी, एनएचपीसी को लेकर हम आज जो दिन भर हम सरकारी कंपनियों पर फोकस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं एनएचपीसी को अपने बुल वर्सेस बेयर सेगमेंट में। क्योंकि एनएचपीसी की अगर बात करें, हम दोनों साइड के फैक्टर्स आपके सामने रखेंगे, कुछ मंदी के तर्क होंगे और कुछ तेज़ी के भी तर्क आपके सामने रखेंगे। उसको देखते हुए आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि एनएचपीसी में आगे शेयर्स में क्या करना चाहिए, और फिर हमारे एक्सपर्ट भी उसमें मदद करेंगे। तो एनएचपीसी के अगर स्टॉक को देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा शेयर में। पिछले एक महीने में 12% ही चल चुका है ये स्टॉक, और पिछले एक साल में 100% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। अब तेज़ी के पीछे वजह क्या थी? इस कंपनी के पास अगर बात करें तो 7000 मेगावाट क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है, और भारत की कुल हाइड्रो पावर क्षमता का अगर देखेंगे तो 15% केवल एनएचपीसी के पास ही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरकार जिस तरीके से लगातार ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है, उसमें एनएचपीसी एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि कंपनी हाइड्रो पावर में तो है ही, लेकिन कि बाकी पूरा जो पोर्टफोलियो है, 100% पोर्टफोलियो है, वो ग्रीन पोर्टफोलियो ही है। अब धीरे धीरे कंपनी सोलर और विंड में भी अपना क्षमता विस्तार कर रही है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में कंपनी का ओएफएस भी आया, जिसके बाद हमने शेयर में शानदार तेज़ी भी देखी थी। इस ओएफएस को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें कि सरकार ने ओएफएस के जरिए 3.5% हिस्सेदारी बेची। इस ओएफएस की खबर के चलते भी हमने देखा कि स्टॉक में तेज़ी दिखी है। अब ये तो कुछ तेज़ी के तर्क हुए। अब अगर मंदी के तर्क की बात करें तो तीसरे तिमाही के नतीजों ने कुछ निराश किया है, जिसके बाद हमने शेयर में गिरावट भी देखी। मुनाफा 19% गिरा, और इसके पीछे की वजह ये थी कि इंसेंटिव कमज़ोर थे, जनरेशन में कमी देखने को मिली, और खर्च भी बढ़े कंपनी के, जिसकी वजह से हमने नतीजों में कमज़ोरी देखी। इसके अलावा कंपनी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में शटडाउन भी देखने को मिला। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी देरी हो रही है, जिसमें कि सुबनसिरी लोअर और पार्वती 2 जो कि इनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनके भी कमीशनिंग में देरी हो रही है, और अब वो टल चुके हैं, और माना जा रहा है कि FY25 तक इनकी कमीशनिंग शुरू होगी, जिसकी वजह से कंपनी के काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स थे उसमें देरी हो रही है। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज़ नतीजों के बाद कुछ ब्रोकरेज की तरफ से डाउनग्रेड भी आए हैं, और कोटक सिक्योरिटीज़ ने रेटिंग ऐड से घटाकर बिकवाली की दी है तीसरे तिमाही के नतीजों के बाद। तो ये कुछ मंदी और तेज़ी के तर्क हमने आपके सामने रखे एनएचपीसी से जुड़े। ठीक है, कोशिश करेंगे हम हर एक घंटे में एक ना कि एक ऐसा स्टॉक लेके आएँ जिसके बारे में हम थोड़ा पता करते रहें कि इन शेयर्स के अंदर करना क्या है, ताकि दोनों तर्क सर रहें। ऐसा नहीं हो कि हम एक तरफा हो जाएं, बियर्स ही हो जाएं, बुल्स ही हो जाएं। आपको पता होना चाहिए कि रैशनैलिटी क्या है, और उसके बाद उस पर आपको जरा रिकमेंडेशन भी मिल जाएगी। कपिल, आप ज़रा एनएचपीसी को चेक कीजिए, अभी 2% ही नीचे है, 2-3 दिन में काफ़ी टूट चुका है। फंडामेंटली रीजंस हमने सब सामने रख दिए, प्लेट्स चलती रहेगी। अब हमको टेक्निकली चेक करके बता दीजिए क्या करना चाहिए। आज वैशाली ने हमको ऑलरेडी प्लस करने के लिए बोला है, इसमें 92 का टारगेट है, 75 का उन्होंने स्टॉप लॉस दिया था। जरा आप भी बता दीजिए। देखिए, मेरा अप्रोच क्या होता है कि जब भी आपके कोई बेयर कैंडल बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल, जहां पे आपके 6 से 7%, 8% की डिक्लाइनिंग मोमेंटम एक ही दिन में आ जाती है, तो नॉर्मली ऑन अ कमिंग डे वहां पे कुछ एक डेड के बाउंसेस भी हो सकते हैं। तो जो कैंडल का मिडिल पॉइंट होता है ना, तो वहां तक मैं जो व्यू मेरा बनता है वो
जो प्रीवियस ट्रेंड था वहां पे ही मैं रखता हूँ। तो लेट्स से 83 के लेवल पे है, तो अभी भी 87 के लेवल के नीचे जब तक सस्टेन करता है, जो कि मिड पॉइंट ऑफ द प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का एक रेड कैंडल का जो मिड पॉइंट है, तो उसके नीचे मैं उसको दबाव में ही मानूंगा। 87 के ऊपर जब भी जाएगा तभी कुछ अगर इसमें पॉजिटिव व्यू बनेगा, और उसके बाद में 95 के अपसाइड मोमेंटम है। तो थोड़ा सा कंडीशनल अप्रोच है। 86 87 के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू है इसका। एनएसपीसी पे आते हुए, लेकिन सीधे तौर पे निफ्टी बैंक दिखाई है। निफ्टी बैंक कमाल की तेजी देखने को मिल रही है, 45,250 के ऊपर। डिम्पी को फ्रेम में लेकर आइए। डिम्पी से चर्चा जब हो रही थी तो मैंने कहा डिम्पी आज तो प्रोमो बनना तय है आपके नाम का। डिम्पी को एक बार फ्रेम में लेकर आइए। डिम्पी ग्लास उठाइए उधर से। क्रेडिट आप हमको सारा क्रेडिट मत दीजिए। बिल्कुल नहीं, डिम्पी मतलब ये कह रहा, मैं कह रहा कि बात डिम्पी हमेशा ना दुनिया भर के लोगों के लिए भांगड़ा प्ले करते थे, आज डिम्पी के लिए प्ले कर दीजिए। इस बाजार में जब मूड माहौल खराब था, क्या होगा, सब हैरान है, परेशान है। थोड़ा और बढ़ा दीजिए डिम्पी के लिए, डिम्पी का डायलॉग थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ठीक है? बस मनीष जी हो गया, ये बहुत हो जाएगा। 45,250 एक शानदार रैली। और सबसे बड़ी बात कि जिस स्टॉक्स की आप बात कर रहे थे ना, एक्सिस बैंक, चंदन बात कर रहे थे, आपने बात की एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कहा कि इस पर नज़र बना के रखिए। यही जो है मूड माहौल थोड़ा ठीक करता हुआ दिखेगा। मूड माहौल इसने ठीक किया, और कहीं ना कहीं एक अच्छी मजबूती के साथ आईसीआईसीआई बैंक सुबह ही चर्चा हुई, जब 1,000 के आसपास था। चंदन सवाल मैंने पूछा था क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा मजबूती देखने को मिली। एक्सिस बैंक देखे वहाँ मजबूती, एचडीएफसी बैंक देखे वो भी रिकवर करता हुआ दिख रहा। सोचिए अभी एचडीएफसी बैंक चलना नहीं शुरू हुआ, अगर वो यहाँ से चल गया, जिसकी संभावना प्रबल है, तो फिर तेज़ी कितनी अच्छी देखने को मिलेगी। फिर 45,500 भी हो सकता है हम छूते हुए दिखे। चलिए डिम्पी, आज तो जो है ना मंगलवार के सत्र में सब कुछ आपने मंगलमय किया। बजरंगबली की कृपा से जो हम देख रहे हैं कि बाजार में कहीं ना कहीं एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में, और जैसे जैसे बात हो रही है तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि एक शेयर देखिए इस बाज़ार में भी जिसमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है, तेज़ी के विपरीत हिंडाल्को। और एमसीएक्स पे लगातार देखिए एक्सचेंज को लेके जो तकनीकी दिक्कतें आ रही ना, सबसे पहले ET Now स्वदेश आपको ये अपडेट बता रहा है। एमसीएक्स पे खबर आप देख भी रहे हैं, लेकिन हिंडाल्को देखिए आज कह सकते हैं ना कि आज काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 13-14% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। ये गिरावट आई क्यों है, इस पर विस्तार से रिसर्च किया है आशीषा ने। गुड मॉर्निंग आशीषा, आपने विस्तार से रिसर्च किया है, क्या निचोड़ निकल के निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को में इतनी बड़ी गिरावट आज के ट्रेड में देखने को मिल रही है? लगता है आशीषा से ऑडियो को लेकर दिक्कत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ी सीधों पे चलते वापस से एसएसआई के पास। लेकिन आज स्टॉक्स देखिए सीधे तौर पे, आज कुछ और शेयर मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। जीएमआर इंफ्रा देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास, हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छी खरीदारी, कोल इंडिया देखिए वहाँ के आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है आशीषा। लेकिन हिंडाल्को आज अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या वजह है? जी हाँ, हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी नोवेलिस के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए थे। नतीजे देखें तो अनुमान के मुताबिक आए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है डिमांड को लेकर, आउटलुक को लेकर, लेकिन उनका एक कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान था 600 KTPA का, जिसके लिए कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है। याद रखें कंपनी ने $2.5 बिलियन का कैपेक्स प्लान था, जो अब कॉस्ट बढ़ाकर $4.2 बिलियन का कर दिया है। करीब 64% से ये कॉस्ट बढ़ चुकी है, और ये एक बड़ा नेगेटिव है मार्केट के लिए। याद रखें मैनेजमेंट ने और भी कुछ गाइडेंस दी है, जहां उनका मानना है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR प्रोजेक्शंस जो थे पहले वो मिड टीन्स के थे, वो अब घटाकर लो डबल डिजिट कर दिए हैं। तो रिटर्न प्रोफाइल भी कम कर दिया है ये एक्सपेंशन प्लान का, और इसी के चलते स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ कमीशनिंग को भी थोड़ा डिले कर दिया है। तो पहले मैनेजमेंट का मानना था कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में ये प्रोजेक्ट कमीशन हो जाएगा और कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी इस प्रोजेक्ट से, लेकिन अब उसे डिले कर दिया है और सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में कमीशन किया जाएगा। तो एक कॉस्ट बढ़ा दी है, और वो भी मैसिव 64% से कॉस्ट बढ़ाई है। उसके साथ साथ कमीशनिंग भी डिले किया है, और ये दोनों एक बड़ा ट्रिगर है स्टॉक के लिए, और उसी के चलते स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये हमको जानकारी देने के लिए कि एक्चुअली में हिंडाल्को की वजह क्या है और ये 13% नीचे क्यों है।
एक बार जरा कपिल से और पता कर लेते हैं। कपिल, गिरावट काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है और मेरे को लग रहा है कि कई बार इस तरह की गिरावट अपॉर्चुनिटी का काम भी करती है। मैं अभी बाय करने के मूड में तो नहीं हूँ, बट मैं इसका स्टॉप लॉस या फिर इसका सपोर्ट एरिया चेक करना चाहता हूँ। मेरे को आप इसका सपोर्ट एरिया बता दीजिए, मैं पहले पकने दूंगा फिर अंदर आऊँगा। जी, बेसिकली जो अभी करंट लेवल है इसका वही एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। लास्ट टाइम इसके में राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट हमने देखने मिला था और जो ब्रेकआउट का लेवल था वो 500 के लेवल के यहाँ पे ही था, 497 टू बी प्रिसाइज, और अभी 502 के यहाँ पे चल रहा है। तो स्टॉक प्राइस की भारी गिरावट के बाद में 497 500 का लेवल काफी अच्छा सपोर्ट लेवल आ जाता है। पर इतनी जब गिरावट आती है तो सपोर्ट लेवल संभल जाता है। एक आध दो दिन यहाँ पे अगर पॉज ले लेता है स्टॉक, ज्यादा कंटिन्यूस बेरिश लाइन नहीं देखने मिलता है, तो करंट लेवल पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिलेगी। लेकिन एक दो दिन वेट कीजिए, करंट लेवल को होल्ड करता है तो बाद में बाय का व्यू बना सकते हैं। ठीक है कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने हमको सारे शेयर्स के बारे में जानकारी दी है। अभी 1 से 2 दिन अभी वेट कर लेते हैं और उसके बाद ही इस शेयर के अंदर उतरेंगे। हिंडाल्को में कोई जल्दी ना कीजिएगा, अभी वेट एंड वॉच कीजिए।